का सेम, हाँ बिल्कुल सही बोला। तो ये सेंटर वाला कायरल सेंटर नहीं, बिकॉज ये दोनों विंग सेम हो गया ना, ठीक है, सेम हो गया। क्योंकि फर्स्ट एटम सेम, सेकंड भी सेम, थर्ड मर्ज कर गया, तो आपके दो कायरल सेंटर, ठीक है, करेक्ट बोला। तो मेजो कंपाउंड समझ में आ गया आपको, कायरल प्लस प्लेन ऑफ सिमेट्री। एंड मेजो कंपाउंड्स आर ऑप्टिकली इनएक्टिव। नाउ हम लोग डिस्कस करेंगे स्टीरियो आइसोमर्स में। मैंने आपको बताया था 2 पार्ट्स होते हैं, कन्फर्मेशनल आइसोमर एंड कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर। तो कॉन्फ़िगरेशनल हमने डिस्कस कर लिया, जिसमें जीआई आता है एंड ऑप्टिकल आइसोमर आते हैं। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे कन्फर्मेशनल आइसोमर। तो कन्फर्मेशनल आइसोमर किस तरह से आपके डिराइव होते हैं। कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर में तो आपका क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है या फिर रिंग होता है, और आप एटम्स को इस तरह से रोटेट नहीं कर सकते हैं। कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर क्या होते हैं, आपके नॉन इंटर कन्वर्टिबल होते हैं। अगर स्टार्टिंग में मैं जाऊं फर्स्ट पेज पे, इसके बारे में मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर क्या होते हैं, नॉन इंटर कन्वर्टिबल एट रूम टेम्परेचर। इंटर कन्वर्टिबल नहीं होते। कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर के अंदर आपका ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल आता है, दोनों के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। कन्फर्मेशनल आइसोमर नेक्स्ट आइसोमर है, ये आपके कैसे होते हैं, इंटर कन्वर्टिबल होते हैं रूम टेम्परेचर पे। दैट मीन्स इनका आपने अगर रख दिया तो ये ऑटोमेटिकली विदाउट एनी एक्सटर्नल एफर्ट दे विल गेन द रूम टेम्परेचर एनर्जी, रूम टेम्परेचर से एनर्जी गेन करके, और कार्बन कार्बन बॉन्ड के अलॉन्ग जो एटम्स है वो रोटेट होंगे, ठीक है। रूम टेम्परेचर से एनर्जी गेन करके या क्या होगा, कार्बन कार्बन बॉन्ड सीसी रोटेशन होगा, दैट इज कॉल्ड कन्फर्मेशन। जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया था कार्बन कार्बन बॉन्ड के अलॉन्ग जो सिंगल बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड के अलॉन्ग बॉन्ड्स रोटेट कर सकते हैं। इसमें क्या करते हैं हम लोग, वन एटम को फिक्स कर देते हैं और सेकेंड एटम के अलॉन्ग जो ग्रुप्स हैं इन हाइड्रोजन को हम लोग किसी भी एंगल पे रोटेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए 60 डिग्री पे रोटेट कर दिया, और ये जो रोटेशन होता है रूम टेम्परेचर पे विदाउट एनी एक्सटर्नल एफर्ट होता है, और विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड ये मिलियन टाइम्स आपस में इंटर कन्वर्ट होते हैं, स्टैगर्ड से एक्लिप्स, एक्लिप्स से स्टैगर्ड, और किसी भी एंगल पे रोटेट हो सकता है। तो यहाँ पे कार्बन कार्बन बॉन्ड के लॉन्ग ग्रुप्स क्या हो सकते हैं, रोटेट हो सकते हैं। तो ऐसे आइसोमर्स को हम लोग कन्फर्मेशनल आइसोमर्स बोलते हैं। देखिए जैसे ये आपका वीडियो में देखिए आप सभी लोग, ये आपका है इथेन मॉलिक्यूल, इथेन मॉलिक्यूल, दिस इज इथेन मॉलिक्यूल, और इथेन मॉलिक्यूल ब्लैक वाले क्या है, कार्बन है, व्हाइट वाले हाइड्रोजन है। अब यहाँ पे 2 कार्बन है और 2 कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड है तो मान लिया इसको हमने फिक्स कर दिया, ये वाले एटम को फिक्स करेंगे, दोनों को रोटेट नहीं करेंगे। एक एटम को फिक्स करके दूसरे एटम के अलॉन्ग जो ग्रुप्स हैं उनको किसी भी एंगल पे रोटेट कर सकते हैं। ऐसा रोटेशन रूम टेम्परेचर पे होता रहता है, ठीक है। कंपाउंड को आपने रख दिया, इस तरह का रोटेशन होता रहेगा, क्योंकि तो रूम टेम्परेचर से एनर्जी गेन करेगा, दिस इज कॉल्ड फ्री रोटेशन। तो इस टाइप के रोटेशन करने से जो आइसोमर्स बनेंगे उसको हम लोग बोलते हैं कन्फर्मेशनल आइसोमर बोलते हैं। जैसे यहाँ पे अगर हम देखें तो सपोज इथेन को अगर हम लोग सामने से देखें, ये इथेन मॉलिक्यूल अगर सामने से देखें तो आपको एक ही एटम दिखाई देगा, सामने से आपको एक ही एटम दिखाई दे रहा है, राइट, सामने से आपको एक ही एटम दिखाई दे रहा है, क्लियर। जैसे यहाँ पे देखिए आपको एक ही कार्बन दिखाई दे रहा है, और है तो इस तरह से, इसको ऐसा देख रहे हैं हम लोग, तो इसको न्यूमैन कन्फिगरेशन बोलते हैं, न्यूमैन कन्फर्मेशन, तो देखने का तरीका है। अब क्या होता है, रूम टेम्परेचर पे सपोज हमने फ्रंट को फिक्स किया, और बैक साइड वाले कार्बन, जो बैक साइड कार्बन है, ये किसी भी एंगल पर रोटेट होता रहता है, इस तरह से 0 से लेके 360 पे इनफाइनाइट डिग्री पे रोटेट कर सकते हैं, इनफाइनाइट एंगल्स पे, राइट। तो ये आपका इस तरह से। अभी ये कौन सा फॉर्म है, जब हाइड्रोजन हाइड्रोजन एक दूसरे के जस्ट पीछे आ रहे हैं तो इसको इक्लिप्स फॉर्म बोलते हैं, इसको इक्लिप्स फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। और थोड़ी देर के बाद ये क्या हो जाएगा, इथेन इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा, रोटेट हो जाएगा विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स, तो ऐसा हो जाएगा। इसको बोलेंगे हम लोग स्टैगर्ड फॉर्म बोलेंगे, राइट, स्टैगर्ड फॉर्म, सी ऐसा हो गया, रोटेट हो गया, तो ये स्टैगर्ड फॉर्म है। फिर वापस से
वापस से अगेन थोड़ी देर के बाद विदिन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड ऐसा हो जाएगा, रोटेट कर, एक कार्बन को फिक्स किया, दूसरे को रोटेट किया, फिर से ये कौन से फॉर्म में आ गया, अगेन ये कौन से फॉर्म में आ गया, ये आपका हो गया इक्लिप्स फॉर्म में आ गया, राइट। तो ये क्या होता है आपका इथेन मॉलिक्यूल, इथेन मॉलिक्यूल में जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, ये जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है इसके अलाउंग आपका फ्री रोटेशन होता है, इसको बोलते हैं रोटेशन, ग्रुप्स रोटेट कर सकते हैं एट एनी एंगल, राइट, दैट इज कॉल्ड फ्री रोटेशन, राइट। Sir, still is not visible. मैं स्क्रीन में नहीं बोल रहा था, आपको वीडियो देखने के लिए बोल रहा था। वीडियो दिखाई दे रहा है या नहीं? मैं वीडियो में बता रहा था आपको, आप किधर देख रहे हैं, स्क्रीन पे देख रहे हैं? मैं इधर वीडियो में मॉडल लेके बैठा हूँ, आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ठीक है, स्क्रीन तो आ जाएगा। अभी ये वीडियो दिखाई दे रहा है क्या जो समझा रहा हूँ मैं? मतलब उसको आप क्लिक कीजिए ना उस पर। हाँ सर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कि जो इथेन मॉलिक्यूल है, इथेन मॉलिक्यूल्स में दे आर कन्वर्टिबल, दे आर इंटर कन्वर्टिबल एट रूम टेम्परेचर, और ऐसे आइसोमर्स, क्या इसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेंज हुआ अगर आपने थोड़ा सा रोटेट कर दिया ग्रुप्स को, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेंज हुआ क्या? नहीं, ऐसे आइसोमर्स को हम लोग बोलते हैं कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स बोलते हैं। तो ऐसे आइसोमर्स जो बॉन्ड रोटेट करने के बाद मिले हमें, सीसी बॉन्ड रोटेशन की वजह से मिले, ऐसे आइसोमर्स को हम लोग कॉन्फिगरेशनल आइसोमर बोलते हैं। कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स इंटर कन्वर्टिबल होते हैं, विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स, मिलियन टाइम्स ये आपस में इंटरचेंज होते रहते हैं, स्टैगर्ड इक्लिप्स में जाएगा, इक्लिप्स स्टैगर्ड में जाएगा। इसके पहले जो हम लोग पढ़ रहे थे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स और ऑप्टिकल आइसोमर्स, वो कन्फर्मेशनल नहीं थे, वो कॉन्फिगरेशनल आइसोमर थे, उनको हम लोग कॉन्फिगरेशनल आइसोमर बोलते हैं, कॉन्फिगरेशनल आइसोमर। तो डिफरेंस क्या है दोनों में? कॉन्फिगरेशनल आइसोमर नॉन इंटर कन्वर्टिबल होते हैं, क्योंकि इनमें अगर हम देखें, जैसे सिस ट्रांस वाले की बात कर रहे थे, तो अगर कार्बन कार्बन, ये आपका जो ब्लैक कलर से यहाँ पे हमने रिप्रेजेंट किया, दिस इज कार्बन, और व्हाइट कलर से ये आपके ग्रीन कलर से एटम्स है, तो कार्बन कार्बन के अलावा यहाँ पे आपको दिख रहा होगा डबल लाइन दिख रहा है, डबल लाइन का मतलब डबल बॉन्ड। तो जीआई होने के लिए रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होना चाहिए। तो क्या सिस को आपने रखा है, मान लीजिए कोई मॉलिक्यूल है सिस फॉर्म में और उसको आपने रख दिया, क्या वो ऑटोमेटिकली ट्रांसफॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा? नहीं, सिस सिस में ही रहेगा। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा और इस एटम्स को इधर से इधर लाना होगा, उसके लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होता है, ये रूम टेम्परेचर पर नहीं होता है। तो जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स थे सिस ट्रांस, क्या वो इंटर कन्वर्टिबल होते हैं? सिस ट्रांस में कन्वर्ट हो जाएगा? नो, दे आर नॉन इंटर कन्वर्टिबल। और ऐसे आइसोमर्स को हम लोग बोलते हैं कॉन्फिगरेशनल आइसोमर, कॉन्फिगरेशनल आइसोमर, जो हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब हम लोग डिस्कस करेंगे आज की क्लास में कन्फर्मेशनल आइसोमर, ठीक है। यहाँ पे मैंने दोनों में सेम ही लिख दिया है, इधर यहाँ पे मैंने कॉन्फिगरेशनल लिख दिया बाय मिस्टेक, सॉरी। ये कन्फर्मेशनल आइसोमर, these are conformational isomer, conformational isomers, तो सीसी बॉन्ड के रोटेशन से बनते हैं, राइट। सो आज की क्लास में हम लोग कन्फर्मेशनल आइसोमर्स के बारे में डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। So what are conformations? You can see on the screen conformations. What is free rotation? For defining free rotation, let us consider the ethane molecule. Already आपको मैंने बता दिया, ठीक है, free rotation. Now conformations, so different arrangement of atoms that can be converted into one another by rotation about single bond are called conformation. जैसे यहाँ पे हमने eclipse rotation about single bond, जैसे हमने eclipse form और staggered form बनाया था, ये आपका इथेन मॉलिक्यूल है, अभी इस तरह से इक्लिप्स फॉर्म में, अगर आपने 60 डिग्री पे फ्रंट कार्बन को फिक्स करके बैक साइड कार्बन को 60 पे रोटेट कर दिया, तो ये आपका क्या बन गया, आपका स्टैगर्ड फॉर्म बन गया। तो ये क्या है आपका, ये जो आपके मॉडल्स मिल रहे हैं, जो आपके मॉलिक्यूल्स मिल रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट आइसोमर्स मिल रहे हैं, इनको हम लोग कन्फर्मर्स बोलते हैं। तो इक्लिप्स फॉर्म एंड स्टैगर्ड फॉर्म ऑफ इथेन मॉलिक्यूल आर कॉल्ड कन्फर्मर्स। मतलब हमने किसी मॉलिक्यूल को एक कार्बन को फिक्स करके दूसरे कार्बन को किसी एक एंगल पे रोटेट कर दिया, तो जो दोनों मॉलिक्यूल के बीच में रिलेशन होगा उसको हम लोग कन्फर्मर्स बोलते हैं।
Okay, conformers. So there are infinite arrangements, conformations which arise due to free rotation around carbon-carbon single bond. One of them different conformations corresponding to energy minima are called conformers. तो इस तरह के कितने कन्फर्मर्स बन सकते हैं? अगर आपने फ्रंट कार्बन इथेन मॉलिक्यूल है, फ्रंट कार्बन को फिक्स करके बैक साइड कार्बन को रोटेट कर रहे हैं 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री 5 डिग्री 6 डिग्री 6.5 डिग्री, इस तरह के इनफाइनाइट होंगे। तो कितने कन्फर्मर्स बन सकते हैं आपके इथेन के? इनफाइनाइट बन सकते हैं, राइट। बट हम लोग इंटरेस्टेड होते हैं सिर्फ दो कन्फर्मर्स में, एक जो हाईएस्ट एनर्जी वाला होता है और एक जो लोएस्ट एनर्जी वाला होता है। हम लोग सिर्फ उसी पे ध्यान देते हैं, क्योंकि हम लोग 0 से 360 के बीच में बहुत सारे एंगल पॉसिबल है। बट हम लोग ऐसे कन्फर्मर्स की बात करेंगे जो हाईएस्ट एनर्जी वाला कन्फर्मर है और लोएस्ट एनर्जी वाला कन्फर्मर, उसी की बात करेंगे हम लोग। So conformers are also called as rotational isomers or conformational isomers. ये जो isomers है इनको हम लोग conformational isomers बोलते हैं, which are formed because of carbon-carbon free rotation, right? So what is difference between configuration and conformation? See, configuration इसको हम लोग देख लेते हैं। Configuration is the spatial arrangement of molecule without considering the internal forces acting on the molecule, right? Whereas conformation is the spatial arrangement of molecule when all the internal forces are taken into account. It is more restricted. In this more restricted sense, the term conformation is used to designate different spatial arrangements arising by twisting or rotation of bonds. Simple सी बात है, conformations are formed by twisting or rotation of single bond. Now, अब किसी भी इथेन मॉलिक्यूल को हम लोग डिफरेंट तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे दो साइंटिस्ट थे, न्यूमैन एंड सोहर्स, राइट। सो न्यूमैन ने बोला कि हम लोग मॉलिक्यूल को इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। कोई 3D मॉलिक्यूल है, इसको हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। सो दिस इज कॉल्ड न्यूमैन प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन का मतलब होता है किसी भी 3D मॉलिक्यूल को पेपर पे रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है, दैट इज कॉल्ड प्रोजेक्शन। For conformational analysis, a special type of structural structure is represented, that is called Newman projection formula. So simple सी बात है, देखो यहाँ पे आपका इथेन मॉलिक्यूल जब आप पेपर पे लिखते हैं तो ऐसा कुछ लिखते हैं। आप एक बार वीडियो देखिए सभी स्टूडेंट्स, इस तरह से देखिए, वीडियो में देखिए आप सभी लोग। ये आपका इथेन मॉलिक्यूल ऐसा दिखेगा, ब्लैक कार्बन और व्हाइट हाइड्रोजन, राइट। इथेन मॉलिक्यूल 1 कार्बन से 3 हाइड्रोजन, इस कार्बन से भी आपके 3 हाइड्रोजन। तो इस टाइप का जब आप इस तरह से देखेंगे मॉलिक्यूल को, जब आप इस तरह से देखेंगे तो क्या आपको 2 वाई नजर आ रहे हैं? क्या यहाँ पे 2 वाई नजर आ रहे हैं? इस तरह से, ऐसा एक इस तरह से ऊपर वाई आ रहा है, एक इस तरह से वाई आ रहा है, 2 वाई नजर आ रहे हैं। एग्जैक्ट वाई नहीं बन रहा है, बट वाई टाइप का बन रहा है। ऐसा सामने से देखेंगे तो वाई क्लियर दिखेगा आपको, 2 वाई है, राइट। तो इस तरह से जब मॉलिक्यूल को देखोगे तो इसको कौन सा फॉर्मूला बोलेंगे हम लोग? दिस इज कॉल्ड सोहर्स फॉर्मूला। इसको सोहर्स फॉर्मूला बोलते हैं। अगर मॉलिक्यूल को साइड से देख रहे हैं, यहां से देख रहे हैं आप, साइड से, इससे बॉन्ड दिख रहा है, कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड दिख रहा है, तो सोहर्स बोलेंगे। और अगर इसी मॉलिक्यूल को हम लोग सामने से देखेंगे तो क्या कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड दिख रहा है आपको? अभी सामने से जब देख रहे हैं तो कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड नहीं दिख रहा, तो अब इसको बोलते हैं न्यूमैन, इसको बोलते हैं न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला। तो डिफरेंट साइंटिस्ट लोगों ने बोला कि हम लोग मॉलिक्यूल को ऐसा देखते हैं तो इस तरह से रिप्रेजेंटेशन बना देते हैं, ठीक है। सो न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला में मॉलिक्यूल को सामने से देखते हैं, सोहर्स में साइड से देखते हैं। इस तरह से न्यूमैन में रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज सोहर्स। आप यहाँ पे देख सकते हैं, स्क्रीन पे आप सभी लोग देखिए। टू राइट न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला वी इमेजिन आवरसेल्फ टू व्यू अलोंग दिस, राइट। यहाँ पे एक वाई इस तरह से बनेगा जो कि आप इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अगर न्यूमैन में हम लोग देखें, न्यूमैन में देखें तो आपको 2 कार्बन में से एक ही कार्बन दिख रहा है जो फ्रंट वाला कार्बन है। जैसे अगर इथेन की बात करें तो फ्रंट वाले कार्बन, आप स्क्रीन पे देखिए, फ्रंट वाले कार्बन को डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं और फ्रंट वाले कार्बन 3 हाइड्रोजन है, तो इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। और बैक साइड वाला कार्बन आपको नहीं दिख रहा है, राइट। देखिए इस तरह से दिख रहा है, बट अभी यहाँ पे सामने से नहीं दिखेगा। तो बैक साइड वाले कार्बन को लोग सर्कल से दिखाते हैं, इस तरह से बैक साइड वाले सर्कल से दिखेंगे। इस सर्कल से कितने हाइड्रोजन है? इस सर्कल से भी 3 हाइड्रोजन है,
फ्रंट वाले कार्बन से 3 हाइड्रोजन है, बैक साइड वाले कार्बन से 3 हाइड्रोजन है, तो बैक साइड वाले कार्बन को इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, फ्रंट वाले कार्बन को इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। स्क्रीन पे देखिए, क्या ये बात समझ में आ गया? दिस इज फ्रंट कार्बन, दिस इज बैक कार्बन। क्लियर? मॉलिक्यूल को सामने से देख रहे हैं, एक ही कार्बन आपको नजर आ रहा है। नेक्स्ट इज डाइहाइड्रल एंगल। डाइहाइड्रल एंगल का मतलब ये, सपोज मान लिया आप एक बार वीडियो देखिए, आप सभी लोग वीडियो पे क्लिक कीजिए, ये आपका इथेन मॉलिक्यूल है, राइट? इथेन मॉलिक्यूल को हम लोग सामने से देख रहे हैं इस तरह, ठीक है? ये आपका फ्रंट कार्बन हो गया, इसके पीछे आपका बैक कार्बन। अब यहाँ पे अगर हम देखें, इसको मैंने सपोज फ्रंट कार्बन को फिक्स करके बैक साइड कार्बन को 60 डिग्री पर रोटेट कर दिया, 60 डिग्री पर रोटेट किया मैंने, तो अभी आपको इस तरह से नजर आएगा। ऐसा दिख रहा है आपको? बात समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे जो हाइड्रोजन के बीच का एंगल है, एंगल कितना बताइए? ये एंगल कितना दिख रहा है आपको? पहले तो 0 एंगल था, पहले एंगल 0 था, राइट? जब एक दूसरे के जस्ट पीछे आ रहे हैं, तो आपके जो बॉन्ड से एक दूसरे के जस्ट पीछे आ रहे हैं, एंगल 0 है। अभी यहाँ पे एंगल कितना है? 60 डिग्री का एंगल है। बट क्या ये जो एंगल बन रहा है, क्या ये सेम प्लेन में एंगल है? क्या ये सेम प्लेन में एंगल है? सेम प्लेन का एंगल देख रहे हैं? नहीं, सेम प्लेन का एंगल नहीं दिख रहे हैं। ये एक आगे वाला आपका बॉन्ड है और एक पीछे वाला बॉन्ड है, इन दोनों के बीच का एंगल देख रहे हैं। एक फ्रंट वाले कार्बन से जो हाइड्रोजन है और एक बैक साइड वाले कार्बन से जो CH बॉन्ड है, उन दोनों के बीच का एंगल देख रहे हैं। तो ये 2 डिफरेंट प्लेन के बीच का जो एंगल होता है उसको डायहेड्रल एंगल बोलते हैं। फ्रंट वाले कार्बन से अटैच हाइड्रोजन के बीच का डिस्टेंस नहीं दिख रहा है, एक फ्रंट वाले कार्बन से हाइड्रोजन और एक बैक साइड वाले कार्बन से हाइड्रोजन, CH बॉन्ड, ठीक है? सो द एंगल बिटवीन, स्क्रीन पे देखिए आप, द एंगल बिटवीन CX एंड CY, XCCY, व्हेन इट इज विजुअलाइज्ड अलोंग CC बॉन्ड XCCY, इस एंगल को हम लोग डायहेड्रल एंगल बोलते हैं। स्क्रीन पे दिख रहा है आप सभी को? क्लियर है? दिस इज कॉल्ड डायहेड्रल एंगल। एक फ्रंट कार्बन और एक बैक साइड वाले कार्बन के बीच का एंगल, डायहेड्रल एंगल, राइट? Next is staggered eclipse and skew conformation. The staggered conformation of a molecule is that conformation where the dihedral angle between the bonds at each carbon is 60 degree, 180 या 300 degree. Staggered तब बोलेंगे जब 60, 180 या 300 हो, और eclipse कब बोलेंगे? eclipse कब बोलेंगे? जब आपका एंगल, डायहेड्रल एंगल 0, 120 या 240 हो। अब यहाँ पे देखिए, जैसे अभी यहाँ पे आप एक बार वीडियो देखिए, अभी जो प्रेजेंट मॉलिक्यूल है, एंगल कितना है आपका? 0 डिग्री है, डायहेड्रल एंगल 0 डिग्री। अब मैंने क्या किया, दोनों कार्बन को रोटेट नहीं करा, फ्रंट कार्बन को फिक्स करके बैक साइड वाले कार्बन को 60 पर रोटेट किया, ठीक है? तो इस तरह से दिख गया। अब यहाँ पे जब आप देखेंगे तो मुझे बताइए ज्यादा स्टेबल कौन होगा? इस टाइप का आइसोमर जब आपका डायहेड्रल एंगल 0 है, जब डायहेड्रल एंगल 0 है तो कौन कौन सा रिपल्शन फील करेगा बताइए? 2 टाइप के रिपल्शन फील करेगा। एक एटम्स के बीच का रिपल्शन होगा, जिसको हम लोग वैन वाल रिपल्शन बोलेंगे, क्योंकि एटम क्लोज है, तो इनके बीच का जो रिपल्शन होगा वैन वाल रिपल्शन बोलेंगे। और दूसरा रिपल्शन इस जो बॉन्ड है, बॉन्ड इलेक्ट्रॉन से मिलता है, इलेक्ट्रॉन के बीच का रिपल्शन, बॉन्ड पेयर रिपल्शन, इसको टॉर्जिनल स्ट्रेन बोलते हैं। तो जब आपका मॉलिक्यूल ऐसा है, इस तरह से सामने से आप देख रहे हैं, इक्लिप्स कन्फर्मेशन है, तो इक्लिप्स कन्फर्मेशन में मॉलिक्यूल को 2 तरह के स्ट्रेन फील करने होते हैं, 2 तरह के स्ट्रेन से ये फील कर रहा है। पहला स्ट्रेन, क्योंकि एटम्स एक दूसरे के जस्ट पीछे हैं, तो वो दोनों एक दूसरे से रिपल्शन करते हैं। एटम्स का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन क्लाउड, क्योंकि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं और उनके इलेक्ट्रॉन क्लाउड आपस में रिपेल करते हैं। तो इन दोनों एटम्स के बीच का जो रिपल्शन होगा, अब यहाँ पे जैसे अभी तो हाइड्रोजन है, बट अगर यहाँ पे कोई बल्कि ग्रुप लगा दिया CH3, तो बहुत ही भयंकर रिपल्शन होगा इन दोनों के बीच में। बात समझ में आ रहा है या नहीं? अगर यहाँ भी CH3 लगा दिया, यहाँ भी CH3 लगा दिया, तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? उतना कंफर्टेबल नहीं होंगे, राइट? तो हाइड्रोजन एटम्स के बीच में रिपल्शन होगा, उसको वैन डर वाल रिपल्शन बोलेंगे। और जो CH बॉन्ड है, ये बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन का जो रिपल्शन होता है, उसको बोलते हैं टॉर्जिनल स्ट्रेन। तो ये दोनों एक दूसरे के जस्ट पीछे आ रहे हैं, उसको टॉर्जिनल स्ट्रेन बोलेंगे। तो जब आपका मॉलिक्यूल इक्लिप्स फॉर्म में है, तो वहां पे मॉलिक्यूल को 2 तरह के रिपल्शन फील कर रहे हैं। पहला आपका है वैन डर वाल रिपल्शन और दूसरा रिपल्शन है टॉर्जिनल स्ट्रेन। जब आपने एंगल, डायहेड्रल एंगल, फ्रंट कार्बन को फिक्स करके बैक साइड कार्बन को 60 पर रोटेट कर दिया, तो डायहेड्रल एंगल हो गया 60। अब इस कन्फर्मेशन को बोलते हैं हम लोग स्टैगर्ड कन्फर्मेशन।
पहले इक्लिप्स था, अभी इसको स्टैगर्ड बोलते हैं। तो स्टैगर्ड में ज्यादा स्टेबल है या पहले वाला ज्यादा स्टेबल था, बताइए। अगर आप स्टैगर्ड में देखेंगे तो यहाँ पे हाइड्रोजन दूर दूर है, राइट, यहाँ पे हाइड्रोजन पहले से ज्यादा दूर है। तो हाइड्रोजन जब दूर है तो क्या एटम्स के बीच में कम रिपल्शन होगा। तो व्हाई स्टैगर्ड इज मोर स्टेबल, व्हाट इज रीजन बिहाइंड दैट? फर्स्ट थिंग इज देयर इज लेस वैंडरवाल रिपल्शन, दैट इज द रिपल्शन बिटवीन द एटम्स। हाइड्रोजन एक दूसरे के जस्ट पीछे नहीं आ रहे हैं तो कम रिपल्शन फील करेंगे। और दूसरी बात, बॉन्ड्स भी एक दूसरे के जस्ट पीछे नहीं है, थोड़ा सा दूर है, ये बॉन्ड इधर है और ये बॉन्ड इधर हो गया। पहले एक दूसरे के जस्ट पीछे आ रहे थे तो ज्यादा रिपल्शन हो रहा था। So staggered form is more stable than eclipse form because of less van der Waals repulsion, because of less torsional strain। तो अभी मैंने एंगल 60 रोटेट किया। अब अगर मैं एक और बार 60 रोटेट कर देता हूँ, एक बार 60 रोटेट कर चुका हूँ, एक और बार 60 रोटेट करता हूँ, तो टोटल एंगल कितना हो गया? मैंने कितना रोटेट किया? टोटल एंगल कितना रोटेट किया? 120। अब देखिए 120 पे और जो जीरो वाला था, क्या आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि जीरो वाला कौन सा था, 120 कौन सा था? क्योंकि हाइड्रोजन तो सब एक जैसे होते हैं। इसका मतलब जब मॉलिक्यूल जीरो पे था और जब मॉलिक्यूल 120 पे था, इनडिस्टिंग्विशेबल फॉर्म बन गया, फिर वैसे ही आ गया। तो जीरो और 120 पे सेम मॉलिक्यूल मिलेगा और एनर्जी भी सेम होगी। एनर्जी डिफरेंट कब होगी? जीरो पे और 60 पे अलग अलग एनर्जी होगी। जीरो पे ज्यादा एनर्जी होगी मॉलिक्यूल की, कम स्टेबिलिटी होगी, और 160 पे स्टेबिलिटी कम होगी, स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, एनर्जी कम होगी, राइट। 60 पे 120 पे सेम हो गया। अगेन एक और बार 60 रोटेट किया तो टोटल एंगल कितना होगा? टोटल एंगल कितना होगा? 180 हो गया। तो अभी 180 पे भी सेम आ गया, तो इसका मतलब 180 और 60 एक जैसे है। बात समझ में आ रहा है या नहीं? 180 और 60 एक जैसे है इथेन के लिए, 180 और 60 एक जैसे हैं, ठीक है। तो वही यहाँ पे बोला है कि स्टैगर्ड, अब आप एक बार स्क्रीन पे देखिए, स्टैगर्ड कंफर्मेशन कब बोलेंगे मॉलिक्यूल को? जब 60 पे है या 180 पे है या 300 पे है। क्या ये बात समझ में आ रहा है? 60, 180, 300 एक जैसे होंगे, उसको स्टैगर्ड बोलेंगे। हाइड्रोजन हाइड्रोजन दूर दूर होंगे, राइट। और इक्लिप्स कब बोलेंगे? जब एक दूसरे के जस्ट पीछे आ रहे हैं एटम्स, राइट। सो 0, 120 एंड 240 को हम लोग इक्लिप्स बोलेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन एक दूसरे के जस्ट 180 डिग्री पे है तो इसको स्टैगर्ड कंफर्मेशन बोलेंगे। यहाँ पे जीरो पे है तो इक्लिप्स फॉर्म बोलेंगे। So skew conformation, all conformations other than staggered and eclipse are called skew conformation। जैसे यहाँ पे मैंने क्या किया, पहले आपका 0 डिग्री पे था, तो 0 डिग्री पे था तो हम लोग क्या बोलेंगे? अगर इथेन की बात करता हूँ मैं, 2 ही कार्बन, तो 0 डिग्री पे हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि बिकॉज ऑफ वैन डर वाल रिपल्शन एक दूसरे के जस्ट पीछे है, एंड बिकॉज ऑफ टॉर्जिनल स्ट्रेन 0 डिग्री पे जब होगा आपका डायहेड्रल एंगल होगा तो मैक्सिमम एनर्जी होगा या मिनिमम स्टेबिलिटी होगा, बता सकते हैं? 0 डिग्री पे मैक्सिमम एनर्जी या मिनिमम स्टेबिलिटी होगा, क्योंकि बॉन्ड्स एक दूसरे के जस्ट पीछे, रिपल्सन के चांसेस बहुत ही ज्यादा है। और जब हमने मान लिया सपोज हमने 10 डिग्री पर रोटेट कर दिया तो थोड़ा सा एंगल कम हो जाएगा। बात समझ में आ रही है नहीं? 10 वाले में थोड़ा सा कम, थोड़ा दूर हो गया ना, 10 डिग्री पे थोड़ा कम हो जाएगा, 20 पे और कम हो जाएगा, 30 पे और कम हो जाएगा, 40 पे और कम हो जाएगा, 50, 60। जब मैंने 60 पर रोटेट कर दिया तो एनर्जी क्या हो गया? मिनिमम हो गया। इससे ज्यादा अगर 60 से भी ज्यादा किया तो इधर से इस साइड से रिपल्सन स्टार्ट हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है या नहीं? बात समझ में आ रहा होगा आपको? 0 पे एनर्जी मैक्सिमम है क्योंकि एक दूसरे के जस्ट पीछे है, रिपल्सन के चांसेस मैक्सिमम है। अब जब मैंने यहाँ पे थोड़ा सा एंगल फ्रंट कार्बन को फिक्स करके थोड़ा सा मैंने क्या किया, रोटेट किया, एंगल बढ़ा तो यहाँ पे एटम्स के बीच में डिस्टेंस बढ़ रहा है, तो क्या हो रहा है? एनर्जी कम हो रही है, स्टेबिलिटी बढ़ती जा रही है। और इस तरह से 10, 20, 30, 40, 50, 60 60 कर दिया तो यहाँ पे क्या हो गया? एटम्स इससे ज्यादा दूर नहीं हो सकते। 60 डायहेड्रल एंगल 60, तो 60 पे क्या किया आपने? मिनिमम एनर्जी हो गया, मिनिमम एनर्जी मैक्सिमम स्टेबिलिटी। अब वापस से 60 से ज्यादा करने लगे तो क्या हुआ? फिर इस साइड से एंगल कम होता जाएगा, ठीक है। तो 0 पे हमारा क्या है? मैक्सिमम एनर्जी है, और 60 पे मिनिमम एनर्जी है। 0 से 60 के बीच में भी बहुत सारे एंगल पॉसिबल है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्क्यू कन्फिगरेशन बोलेंगे, स्क्यू कन्फर्मेशन बोलते हैं। क्या इतनी बात समझ में आ रहा है? सो 0 वाले को इक्लिप्स बोलेंगे, 60 वाले को स्टैगर्ड बोलेंगे,
और 0 से 60 के बीच में जितने भी कन्फर्मेशन पॉसिबल है उन सभी को हम लोग स्क्यू बोलते हैं। क्या इतनी बात क्लियर है? स्क्यू कन्फर्मेशन बोलते हैं। ओके, नाउ लेट्स सी द फैक्टर्स अफेक्टिंग स्टेबिलिटी ऑफ कन्फर्मेशन। जैसे अभी मैंने बताया स्टेबिलिटी का जो आपका कौन कौन से फैक्टर स्टेबिलिटी को इफेक्ट करेंगे। थर्ड वाला पॉइंट पहले देखते हैं हम लोग, वैन डर वाल स्ट्रेन। व्हाट इज वैन डर वाल स्ट्रेन? डायरेक्ट मैं बता दे रहा हूँ, एटम्स या ग्रुप्स के बीच में जो स्ट्रेन होता है। लाइक यहाँ पे अगर मैंने सपोज मान लिया यहाँ पे मैंने CH3 लगा दिया होता, अब CH3 काफी बल्कि एटम होता है, CH3 काफी बल्कि एटम होता है, तो स्टैगर्ड में इसको और ज्यादा रिपल्सन फील करना होता। सॉरी, क्या इसका अगर यहाँ पे दोनों जगह पे CH3 होता तो इस मॉलिक्यूल को क्या बोलेंगे? टोटल मॉलिक्यूल क्या हो गया? कितने कार्बन? 1 2 3 4, ब्यूटेन हो गया। ये ब्यूटेन है, ठीक है। अब ब्यूटेन है, यहाँ पे CH3, इधर CH3 है। ब्यूटेन में जो कार्बन 2 कार्बन 3 के बीच हो, कार्बन 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4, तो ब्यूटेन में कार्बन 2 एंड 3 के बीच का रोटेशन हम लोग कर रहे हैं। क्या ये बात समझ में आ रहा है आप सभी को? ब्यूटेन में कार्बन 2, दिस इज कार्बन 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4, कार्बन 2 और 3 के बीच में रोटेशन करने वाले हम लोग। अब यहाँ पे जब कार्बन 2 एंड 3 के बीच में देखें, जब ये आपका इक्लिप्स होगा, जब ये आपका इक्लिप्स होगा तो क्या यहाँ पे इधर CH3 और इधर बल्कि CH3 काफी ज्यादा बल्कि होता है, sp3 टेट्राहेड्रल होता है, तो क्या ये स्टेबल होंगे? क्या ये स्टेबल होंगे बताइए? तो यहाँ पे क्या होंगे? काफी ज्यादा रिपल्सन के चांसेस होंगे, राइट। तो इसको हम लोग बोलते हैं, इस टाइप के जो ग्रुप्स के बीच का रिपल्शन होता है, ग्रुप्स के बीच का जो रिपल्शन होता है, या यहाँ पे Br लगा दिया, कोई बल्कि ग्रुप लगा दिया, या फिर टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप लगा दिया, आयोडीन लगा दिया, तो इन टाइप के जो ग्रुप्स के बीच का रिपल्शन होता है उसको वैन डर वाल रिपल्शन बोलते हैं। बात समझ में आ रहा है? एंड टॉर्जनल स्ट्रेन मैंने आपको बता दिया, राइट। टॉर्जनल स्ट्रेन क्या होता है? ये जो बॉन्ड है और बॉन्ड के बीच का जो स्ट्रेन है उसको टॉर्जनल स्ट्रेन बोलते हैं। अभी ज्यादा होगा और एंगल पर रोटेट कर दिया तो कम होगा, राइट। यहाँ पे आपका कम होगा स्ट्रेन। सर आप इक्लिप्स वापस एक्सप्लेन कर सकते हैं? इक्लिप्स में क्या नहीं समझ में आया बताइए? सर उसका और स्टैगर्ड का डिफरेंस उसमें पता है, एंगल पता चला सर, पर अभी देखो यहाँ पे ये अभी क्या है, ये कौन सा कन्फर्मेशन है? एक दूसरे के जस्ट पीछे आ रहे हैं बॉन्ड्स। सी यहाँ पे कितने एटम्स दिख रहे हैं आपको? एक ही एटम दिख रहा है। इसका मतलब क्या है? इस बॉन्ड के जस्ट पीछे ये वाला बॉन्ड आ रहा है, सी ये बॉन्ड के पीछे ये आ रहा है, इस बॉन्ड के पीछे ये आ रहा है, जस्ट इस बॉन्ड के पीछे ये आ रहा है, तो इसको इक्लिप्स कन्फर्मेशन बोलेंगे। और अगर मैंने रोटेट कर दिया तो अभी क्या एक दूसरे के जस्ट पीछे आ रहे हैं? बताइए, ये वाले जस्ट पीछे आ रहे हैं? नहीं, इसको स्टैगर्ड बोलते हैं। अगर दूर दूर एटम्स है तो स्टैगर्ड बोलेंगे, अगर एक दूसरे के जस्ट पीछे क्लोज है तो उसको इक्लिप्स बोलते हैं। क्लियर? यस सर। सो टॉर्जनल स्ट्रेन इज द स्ट्रेन बिटवीन द बॉन्ड पेयर रिपल्शन। मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख देता हूँ, ठीक है। टॉर्जनल स्ट्रेन मीन्स बॉन्ड पेयर रिपल्शन। बहुत ही सिंपल वर्ड्स में लिखता हूँ। और वैन डर वाल रिपल्शन मीन्स रिपल्शन बिटवीन ग्रुप्स, राइट। का एंगल स्ट्रेन होगा एंगल स्ट्रेन, एनी डेविएशन फ्रॉम नॉर्मल बॉन्ड एंगल और अकम्पनीड बाय एंगल स्ट्रेन। इट इज नॉर्मली प्रेजेंट इन साइक्लिक स्ट्रक्चर। तो अभी यहाँ पे ये साइक्लिक तो है नहीं, इथेन साइक्लिक है नहीं, तो यहाँ पे एंगल स्ट्रेन नहीं होगा, राइट। इधर आपका एंगल स्ट्रेन नहीं होगा। यहाँ पे दो टाइप के इथेन मॉलिक्यूल में दो टाइप के स्ट्रेन होंगे अगर आपने एंगल पर रोटेट किया, टॉर्जनल एंड वैन डर वाल। Now we will see the conformational analysis of ethane. That means अगर हम लोग इथेन मॉलिक्यूल को रोटेट करें तो कौन कौन से डिफरेंट स्ट्रक्चर आपको मिलेंगे। So ethane molecule contains carbon-carbon single bond, sigma bond, and each carbon is further attached to 3 hydrogens. That's okay. Now eclipse conformation and staggered conformation. अब यहाँ पे देखिए आपको क्या बोला है कि eclipse फॉर्म है जब एक दूसरे के, आप स्क्रीन पे देखिए आप सभी स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन एक दूसरे के जस्ट पीछे eclipse फॉर्म है और यहाँ पे 60 डिग्री का हाइड्रोल एंगल है, तो स्टैगर्ड फॉर्म बोल रहे हैं। अब इन दोनों का रोटेशन 60 डिग्री रोटेशन करने के लिए 12.5 किलो जूल की एनर्जी रिक्वायर्ड होती है 1 मोल के लिए। दैट मीन्स अगर आपके पास 6 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स है इथेन के, मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेन के हैं,
तो उनके लिए 12.5 किलो जूल की एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। और ये जो 12.5 किलो जूल की एनर्जी होती है वो रूम टेम्परेचर से मिल जाती है। मतलब ये है कि अगर मान लिया रूम टेम्परेचर 0 केल्विन होता, जो कि पॉसिबल नहीं है, 0 केल्विन का मतलब -273 केल्विन डिग्री सेल्सियस। अगर रूम टेम्परेचर 0 केल्विन होता, -273 डिग्री सेल्सियस होता, तो मॉलिक्यूल को एनर्जी कितनी मिलती एटमॉस्फेयर से? जीरो एनर्जी मिलती। बट जैसे ही 0 केल्विन से थोड़ी भी ज्यादा एनर्जी होती है, तो एटमॉस्फेयर में जो प्रेजेंट गैसेस होती हैं, उन गैसेस से ये मॉलिक्यूल एनर्जी गेन कर सकते हैं। बात समझ में आ रहा है? और हमारा रूम टेम्परेचर कितना होता है? 25 डिग्री सेल्सियस होता है। दैट मीन्स वो भी एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी है। तो 25 डिग्री सेल्सियस पे जो गैसेस होते हैं एटमॉस्फेयर में, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, उनको रैंडम मोशन में होते हैं और उस गैसेस से ये एनर्जी गेन करते हैं। और एनर्जी गेन करके ये स्टैगर्ड फॉर्म से इक्लिप्स फॉर्म से स्टैगर्ड में रोटेट हो सकते हैं। बात समझ में आ रहा है? तो 1 मोल इथेन मॉलिक्यूल्स को 6 into 10⁻23 इथेन मॉलिक्यूल्स को 12.5 किलो जूल की एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, जो एटमॉस्फेयर से मिल जाती है उसको। हमें बाहर से एनर्जी सप्लाई करने की जरूरत नहीं है। इक्लिप्स फॉर्म स्टैगर्ड फॉर्म में रोटेट होगा और इस तरह से ये मिलियन टाइम्स विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स, 1 सेकेंड में मिलियंस ऑफ टाइम्स एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट होते हैं। दिस इंटर कन्वर्जन इज वेरी फास्ट। इक्लिप्स से स्टैगर्ड, स्टैगर्ड से इक्लिप्स, स्टैगर्ड से इक्लिप्स, इक्लिप्स से स्टैगर्ड, इस तरह से रोटेट होंगे। So the potential energy barrier between the two conformations of ethane is 12.5 kilojoule per mole. अब ये 12.5 किलोजूल की एनर्जी क्यों लग रही है? क्योंकि क्या इन दोनों की एनर्जी सेम है? सेम नहीं। अभी मैंने आपको बताया, जब 0 पे होती है, जब 0 पे होगा, जब डायरेक्ट एंगल 0 होगा, तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन क्लोज है, वहां पे रिपल्सन ज्यादा होगा, एनर्जी ज्यादा होगा। दैट मीन्स इक्लिप्स की एनर्जी ज्यादा है। डू यू एग्री विद दिस ऑल ऑफ यू? इक्लिप्स की एनर्जी ज्यादा है, मोर एनर्जी। और स्टैगर्ड में हाइड्रोजन दूर दूर है, कंफर्टेबल है। कंफर्टेबल है इसका मतलब लेस एनर्जी, लेस एनर्जी मोर स्टेबिलिटी। That means eclipse form is less stable, more energy. Staggered form is more stable, less energy. हाँ बिल्कुल। तो इसका मतलब हाँ, जैसे अभी आपका क्या है, एक्लिप्स का एनर्जी जा रहा है, तो एक्लिप्स से जब स्टैगर्ड में जाएंगे तो एनर्जी रिलीज होगी, यहाँ पे माइनस लिखा हुआ है, एनर्जी रिलीज होगी। और जब स्टैगर्ड से एक्लिप्स में जाना है, स्टैगर्ड से एक्लिप्स में जाना है, दैट मीन्स लेस एनर्जी से मोर एनर्जी में जाना है, तो एटमॉस्फेयर से एनर्जी गेन करेगा 12.5 किलो जूल एटमॉस्फेयर से, और एटमॉस्फेयर से गेन करके इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? हाँ। So the potential energy of ethane molecule is at minimum for the staggered conformation, increase with rotation and reaches a maximum at the eclipse conformation. Right? जैसा मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पे सपोज आपके हाइड्रोजन है, जब इथेन मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे मैं हाइड्रोजन लगा देता हूँ। तो अभी क्या है, अगर आपका इक्लिप्स फॉर्म में है, इक्लिप्स फॉर्म में है तो इसका मतलब मैक्सिमम एनर्जी होगा। कोई भी एंगल हो, इसमें जितने भी एंगल है सब में मैक्सिमम एनर्जी वाला यही पॉसिबिलिटी होगा जब 0 डिग्री होगा, जस्ट एक दूसरे के पीछे होंगे। अब जैसे ही हम लोग एंगल बढ़ाते जाएंगे, एनर्जी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, 60 पे मिनिमम हो जाएगी, 60 पे मिनिमम हो जाएगी। वापस से जब 60 से हम लोग जाने लगेंगे, 60 से 120 पे जाने लगेंगे, वापस से एनर्जी क्या होगा, 60 से 120 पे जाएंगे, फिर से बाद इंक्रीज करने जाएगा, फिर इंक्रीज करने लगेगा। राइट? 120 पे आ गया, आप सिमिलर हो गया, आपको 0 और 120 इनडिस्टिंग्विशेबल लग रहा है। वापस से जब 120 से हम लोग 180 पे जाएंगे तो फिर से एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होने लगेगी और 180 पे मिनिमम हो जाएगी, फिर से 180 पे मिनिमम हो जाएगी। इसका मतलब 0 से 60 के बीच में बहुत सारे एंगल पॉसिबल है। 0 पे मैक्सिमम एनर्जी, 60 पे मिनिमम एनर्जी। 60 से जब 180 पे जा रहे हैं तो 60 पे मिनिमम एनर्जी, फिर एनर्जी 60 पे मैक्सिमम एनर्जी, सॉरी क्या बोल दिया मैंने, 60 पे आपका क्या होगा, मिनिमम एनर्जी। और 60 से जब हम लोग 180 पे जाएंगे तो एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी। राइट? तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं
there are only 3 energy minimum, that is ethane has only 3 conformers. एक आपका एक स्टैगर्ड होगा, दूसरा इक्लिप्स होगा और आपका स्क्यू होगा। तो हम लोग सिर्फ स्टैगर्ड और इक्लिप्स की बात करते हैं, मैक्सिमम और मिनिमम वाले की बात करते हैं। तो अगर हम लोग एक डायग्राम बनाए, पोटेंशियल एनर्जी एंड डायड्रल एंगल, इधर डायड्रल एंगल का डायग्राम बना रहे हैं, इधर डायड्रल एंगल रिप्रेजेंट किया, इधर आपका वाई एक्सिस पे हमने पोटेंशियल एनर्जी रिप्रेजेंट किया है। अभी आपका 0 डिग्री पे इक्लिप्स है, 60 पे रोटेट कर दिया, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैक्सिमम एनर्जी है, एनर्जी कम हो रही है। जब ये 0 से 60, 0 से 10, 20, 30, 40, 50, 60 करके 60 पे मिनिमम हो जाएगा, स्टैगर्ड हो गया। फिर 60 से 120 पे जाएगा, अगेन इंक्रीज होता है। फिर 120 से 180 पे जा रहा है, अगेन डिक्रीज हो रहा है। 180 से यहाँ पे आपका 240 जाएगा, तो अगेन इंक्रीज हो रहा है, 240 से 300 डिक्रीज। तो इसका मतलब क्या है, ये आपस में इंटर कन्वर्ट हो रहे हैं, राइट। 0 जैसा है वैसा ही 120 है। तो 12.5 किलो जूल का एनर्जी बैरियर है। क्या ये बात समझ में आ रहा है आप सभी को? डायग्राम देखिए, क्लियर है? तो इस तरह से साइन कर्व टाइप का मिलेगा आपको, वेव लाइक डायग्राम मिलेगा। अगर कर्व प्लॉट करें तो आपका एनर्जी का कर्व प्लॉट करें तो हमें एक साइन फंक्शन की तरह से डायग्राम मिलने वाला है। एंड स्टेबिलिटी ऑर्डर, व्हाट इज स्टेबिलिटी ऑर्डर? स्टैगर्ड इज ऑफ कोर्स मोर स्टेबल देन eclipsed form. And a 12.5 kilojoule for ethane, this is for ethane molecule, that also you can remember. So the conformational analysis of propane, अगर हम प्रोपेन देखें तो प्रोपेन में क्या हो जाएगा आपका, एक CH3 मॉलिक्यूल आ जाएगा, एक एक्स्ट्रा कार्बन आ जाएगा प्रोपेन में, राइट। प्रोपेन में कुछ इस तरह से होगा। अभी यहाँ पे ये क्या हो गया, टोटल कार्बन कितने हो गए, 1 2 3 कार्बन हो गए। दिस ग्रीन वाला भी कार्बन है, CH3 है, इसलिए मैंने थोड़ा सा डिफरेंट कलर दिखा। ये प्रोपेन हो गया, तो प्रोपेन में भी ऐसा ही होगा। अब प्रोपेन में देखिए कंफर्मेशन एनालिसिस ऑफ प्रोपेन, और कौन से बॉन्ड के एंगल अलोंग कर रहे हैं हम लोग, C1C2 के अलोंग कर रहे हैं हम लोग, रोटेट कर रहे हैं। प्रोपेन मॉलिक्यूल को क्या हम लोग ऐसा रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक हाइड्रोजन की जगह CH3 आएगा, सी हाइड्रोजन की जगह पे यहाँ पे एक CH3 आएगा, तभी तो आपके टोटल 3 कार्बन होंगे, 1 2 3, 2 ऑलरेडी थे, एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिया CH3 से। तो जब ये 0 डिग्री पे होंगे, जब ये 0 डिग्री पे होंगे तो CH3 और हाइड्रोजन, प्रोपेन में CH3 और हाइड्रोजन क्या होंगे, एक दूसरे के जस्ट पीछे होंगे। फ्रंट कार्बन, रियर कार्बन, बैक साइड कार्बन को रियर कार्बन बोल रहे हैं, राइट। सो टॉर्जनल स्ट्रेन विल बी मैक्सिमम। टॉर्जनल स्ट्रेन मींस द स्ट्रेन बिटवीन बॉन्ड्स, बॉन्ड पे रिपल्शन। एंड वंडरवॉल रिपल्शन क्या होगा, वंडरवॉल स्ट्रेन क्या होगा, कर दिया यहाँ पे CH3 एंड हाइड्रोजन। इधर आपका टॉर्जनल स्ट्रेन क्या है, स्टैगर्ड में देखिए, स्टैगर्ड में टॉर्जनल स्ट्रेन 0 होगा। जब डायड्रल एंगल 60 होता है या 60 से ज्यादा होता है तो 0 मानते हैं स्ट्रेन, 60 या 60 से ज्यादा होगा तो स्ट्रेन 0 मानते हैं, तो यहाँ पे 0 है। और वैंडरवाल स्ट्रेन भी 0 है, वैंडरवाल स्ट्रेन ग्रुप्स दूर दूर है, यहाँ पे 0 नहीं होगा, नॉन 0 होगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, स्टैगर्ड एंड इक्लिप्स में यहाँ पे भी कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा, स्टैगर्ड आपका ज्यादा स्टेबल होगा। क्लियर, बहुत ही सिंपल है, क्योंकि स्टैगर्ड में ग्रुप्स दूर दूर होते हैं, बॉन्ड्स दूर दूर होते हैं, रिपल्सन के चांसेस कम होते हैं, दैट्स व्हाई स्टैगर्ड आपका ज्यादा स्टेबल होता है। क्या यहाँ तक बात समझ में आ रहा है? तो प्रोपेन का अगर आपको कंफर्मेशनल आइसोमर्स बनाना है तो हाइड्रोजन की जगह पे CH3 यहाँ पे लगा देंगे आप। क्लियर, कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? यहाँ पे देखिए नेक्स्ट लाइन क्या बोला, पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम ऑफ प्रोपेन इज एग्जैक्टली द सेम एज इथेन बट द एनर्जी बैरियर इज स्लाइटली मोर देन इथेन। क्या यहाँ पे भी 12.5 लगेगा, 12.5 से ज्यादा लगने वाला है, यहाँ पे थोड़ा ज्यादा एनर्जी लगेगा, क्योंकि CH3 आ गया ना, CH3 बल्की ग्रुप है, CH3 क्या है, बल्की ग्रुप है। तो कौन सा स्ट्रेन बढ़ा, वंडरवॉल स्ट्रेन बढ़ गया पहले से इथेन के कंपैरिजन में, या फिर टॉर्जनल स्ट्रेन बढ़ा, ग्रुप बड़ा हो गया तो वैंडरवाल स्ट्रेन बड़ा है,
वैन डर वाल स्ट्रेन बढ़ा है, क्योंकि CH3 बल्की है, हाइड्रोजन स्मॉल था तो उतना ज्यादा वैन डर वाल रिपल्शन नहीं हो रहा था। यहाँ पे CH3 बल्की हो गया, तो बल्की CH3 बल्की है तो हाइड्रोजन से ज्यादा चांसेस होंगे उसके कोलाइड करने के। उसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड, CH3 के इलेक्ट्रॉन क्लाउड और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड में रिपल्शन के ज्यादा चांसेस है। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम में प्रोपेन का एनर्जी बैरियर इथेन के एनर्जी बैरियर से थोड़ा सा ज्यादा मिलने वाला है, क्योंकि CH3 और हाइड्रोजन के बीच में वैन डर वाल रिपल्शन ज्यादा होगा देन हाइड्रोजन हाइड्रोजन रिपल्शन। नेक्स्ट इज कंफर्मेशनल एनालिसिस ऑफ ब्यूटेन। ब्यूटेन में अगर हम देखें तो आपके टोटल 4 कार्बन है। अब इसमें हम लोग कौन से बॉन्ड के लॉन्ग रोटेट कर रहे हैं, ये भी काफी इंपॉर्टेंट बात है। अगर आपसे बोला जाए कि आप C1C2 के अलॉन्ग कंफर्मेशनल आइसोमर बनाइए, तो आप कैसे बनाएंगे? अगर C1C2 के अलॉन्ग कंफर्मेशनल आइसोमर बनाने के लिए बोला है, इसको मैं आप थोड़ा सा डिफरेंट पेज पे बना देता हूँ। देखिए ये आपका ब्यूटेन है, CH3 CH2 CH2 CH, दिस इज ब्यूटेन, देयर आर 4 कार्बन्स। अगर आपको बोला है कि कंफर्मेशन अलोंग C1C2 बनाना है, तो आप कैसा डायग्राम बनाएंगे? एक फ्रंट कार्बन हो गया C1, और C1 से कितने कौन कौन से एटम है बताइए? कार्बन नंबर 1 से कौन कौन से एटम है? 3 हाइड्रोजन। ओके, देन उसके बाद बैक साइड कार्बन एक बनाएंगे C2, ये हो गया C2। C2 से कौन कौन से एटम है? 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, और एक कौन सा एटम है? ये आपका एटम हो गया C2 से इथाइल C2H5, राइट। तो ये आपका होगा C1C2 के अलावा। अगर आपको बोल रहा है कि C1C2 के अलावा कंफर्मेशनल आइसोमर बनाइए, तो इस तरह से बनेगा। और इसमें अभी आपका डायहेड्रल एंगल कितना है? प्रेजेंटली 0 डिग्री है। अगर आप यहाँ पे रोटेट कर दे, फ्रंट कार्बन फिक्स करके बैक साइड कार्बन को रोटेट कर दे एट एन एंगल ऑफ क्लॉकवाइज 60 डिग्री, तो आपका क्या बन जाएगा? इस तरह से बन जाएगा H H H, एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा? C2H5 इधर आ जाएगा। ये आपका H हो गया और यहाँ पे H हो गया। यहाँ पे डायहेड्रल एंगल कितना हो गया? 60 डिग्री हो गया। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? फर्स्ट वाले को क्या बोलेंगे? एक्लिप्स्ड। एक्लिप्स, और सेकंड क्या हो गया आपका? स्टैगर्ड हो गया। सेकंड आपका स्टैगर्ड, राइट। ये तो हो गया C1C2 के अलावा। अगर आपको बोला कि C2C3 के अलावा कंफर्मेशन बनाइए, तो क्या सेम बनेगा या कुछ डिफरेंट बनने वाला है? If you are said that you have to draw the conformation along C2C3, so what will be conformation along C2C3? Conformation along C2C3, C2C3 का मतलब कौन से बॉन्ड की बात कर रहा है? ये बीच वाले बॉन्ड की बात कर रहा है, राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? C2 से कौन कौन से एटम्स अटैच है बताइए? 2 हाइड्रोजन एंड 1 मिथाइल। एंड इसी तरह से आपका C3 से क्या आपके अटैच है ग्रुप्स? C3 से भी आपके 2 हाइड्रोजन अटैच है और एक आपका मिथाइल ग्रुप अटैच है। अब यहाँ पे देखिए मिथाइल एक दूसरे के जस्ट पीछे है। यहाँ पे बहुत ही भयंकर रिपल्शन होगा, वेरी स्ट्रॉन्ग चांसेस ऑफ रिपल्शन, बिकॉज बोथ मिथाइल्स आर बल्की ग्रुप। सो व्हेन डायहेड्रल एंगल इज 0 डिग्री, दिस विल हैव मैक्सिमम एनर्जी आउट ऑफ ऑल कंफर्मेशंस ऑफ ब्यूटेन। मैक्सिमम एनर्जी होगा, क्योंकि यहाँ पे CH3 बल्की ग्रुप्स एक दूसरे के जस्ट पीछे हैं, और जो बॉन्ड्स हैं, बॉन्ड्स भी एक दूसरे के जस्ट पीछे, राइट। अब इसमें आप अगर आपको कंफर्मेशन अलोंग C2C3 बनाने के लिए बोला है, तो कितने आपके आइसोमर्स बनेंगे? लाइक C1C2 के अलावा कितने बने थे आपके? 0 60 के बाद जब यहाँ से आप रोटेट करेंगे 120 पे, तो क्या एनर्जी में कोई डिफरेंस आएगा? वापस से अगर 120 पे कर देंगे, एक और 60 बार 60 रोटेट करेंगे, C1C2 की बात कर रहा हूँ, तो ये वापस यहाँ पे आ जाएगा। तो ऐसा ही कुछ दिखने लगेगा ना, एनर्जी में कोई डिफरेंस आएगा नहीं। तो अगेन जो आपका पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम बनेगा इस तरह से बनेगा, राइट। बट क्या C2C3 के
along कितने आइसोमर्स बन सकते हैं, इस क्यू की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, इस क्यू की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, इस क्यू की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग। ये आपका क्या है, 0 डिग्री है। मैं इसको थोड़ा सा बेटर तरीके से बना देता हूँ, CH3 को टॉप पे बना देता हूँ, ठीक है, CH3 को यहाँ पे बना देता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, जस्ट फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। अब यहाँ पे हमने क्या किया, एक बार 60 पे रोटेट करते हैं, 60 पे रोटेट करेंगे, और ये बात ध्यान देना कि दोनों कार्बन को रोटेट नहीं कर रहे हैं, फ्रंट कार्बन फिक्स, बैक साइड कार्बन को रोटेट कर रहे हैं, फ्रंट कार्बन फिक्स है, बैक साइड कार्बन को हम लोग रोटेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे जब बैक साइड वाले कार्बन को रोटेट करेंगे तो कुछ इस तरह से मिलेगा आपको, बताइए इतनी बात समझ में आ रहा है या नहीं। अच्छा, अब इसमें एक बात ध्यान देना कि इसको इक्लिप्स बोल दिया, ठीक है, मैं इसको इक्लिप्स बोल देता हूँ, पहले वाले को इक्लिप्स बोल देता हूँ, इक्लिप्स कंफर्मेशन। अब यहाँ पे जब मैंने इस तरह से रोटेट किया, एक बार यहाँ पे देखिए, वीडियो में देखिए, यहाँ पे डायहेड्रल एंगल CH3 के बीच में कितना डायहेड्रल एंगल है, डायहेड्रल एंगल कितना है, 60। तो जब CH3 जब बल्की ग्रुप्स, ध्यान देना क्या बोल रहा हूँ, जब दो बल्की ग्रुप 60 डिग्री के एंगल पे होते हैं, ऐसे कन्फर्मेशंस को बोलते हैं हम लोग गॉस फॉर्म, इसको हम लोग बोलते हैं गॉस फॉर्म, when the dihedral angle between two bulky groups is 60 degree, गॉस फॉर्म बोलते हैं, राइट। अब मुझे बताइए कि एक्लिप्स और गॉस में ज्यादा स्टेबल कौन होगा, गॉस फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगा, थोड़ा सा दूर गया ना, थोड़ा सा गैप मिला ना, इसको स्पेस मिल गया, थोड़ा सा स्पेस मिल गया इसको। और दूसरी बात है, यहाँ पे बॉन्ड्स एक दूसरे के जस्ट पीछे हैं, तो टॉर्जनल स्ट्रेन ज्यादा होगा पहले वाले में, और सेकंड वाले में टॉर्जनल स्ट्रेन कम होगा, टॉर्जनल स्ट्रेन भी कम होगा और वैंडरवाल स्ट्रेन भी थोड़ा सा कम होगा, राइट, क्योंकि बॉन्ड्स थोड़ा दूर दूर हो गए, पहले 0 था, 0 डिग्री डायहेड्रल एंगल पे थे, अभी ये हो गया, राइट। अब अगेन अगर मान लिया वापस से हमने फ्रंट कार्बन को फिक्स करके बैक साइड कार्बन को हमने रोटेट किया, बैक साइड कार्बन 60 डिग्री पर रोटेट किया, तो अब क्या कंफर्मेशन मिलेगा आपको, CH3H और ये CH3 यहाँ पे आ जाएगा, क्या ऐसा ही कंफर्मेशन मिलेगा आपको, बताइए समझ में आ रहा है। इसको क्या बोलेंगे, अब ये भी एक्लिप्स है, ये भी एक्लिप्स है, बट इन दोनों में क्या एनर्जी सेम होगी, दोनों एक्लिप्स की, यहाँ पे सभी बॉन्ड्स एक दूसरे के जस्ट पीछे, एनर्जी सेम नहीं होगी। यहाँ पे जो आपका फर्स्ट वाला है, फर्स्ट में क्या है, इसको बोलेगा फुल्ली इक्लिप्स, फर्स्ट वाले को फुल्ली इक्लिप्स बोलेंगे, और इसको क्या बोलेंगे हम लोग, पार्शियली इक्लिप्स बोलेंगे, पार्शियली इक्लिप्स बोलेंगे। क्यों फुल्ली इक्लिप्स है, क्योंकि इसमें बॉन्ड्स एक दूसरे के जस्ट पीछे आ रहे हैं, और जो बल्की एटम्स है वो भी एक दूसरे के पीछे आ रहे हैं, तो इसको हम लोग बोल रहे हैं फुल्ली इक्लिप्स, जिसकी मैक्सिमम एनर्जी होगी। तो बल्की एटम्स भी एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं, रिपल्सन करेंगे, पास पास है, और बॉन्ड्स भी एक दूसरे के पास पास है, तो फुल्ली इक्लिप्स है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक इसको प्रॉफिट है कि यहाँ पे बॉन्ड्स तो ठीक है, बॉन्ड्स एक दूसरे के जस्ट पीछे है, तो टॉर्जनल स्ट्रेन तो होगा, बट क्या यहाँ पे वंडरवाल स्ट्रेन मिलेगा उतना जितना यहाँ पे मिल रहा था, यहाँ पे जस्ट एक दूसरे के पीछे थे बल्की ग्रुप्स, यहाँ पे वंडरवाल स्ट्रेन देखिए, यहाँ पे ये CH3 इधर है और ये CH3 इधर है, तो उतना ज्यादा वंडरवाल स्ट्रेन नहीं मिलेगा। तो पार्शियली इक्लिप्स और फुल्ली इक्लिप्स में ज्यादा स्टेबल कौन होगा, पार्शियली इक्लिप्स ज्यादा स्टेबल होगा, पार्शियली इक्लिप्स ज्यादा स्टेबल होगा, मैंने ज्यादा स्टेबल की बात की है। अब अगेन मान लिया मैंने फ्रंट कार्बन को फिक्स करके बैक साइड कार्बन, रियर कार्बन को 60 डिग्री पर रोटेट कर दूं, तो क्या मिलेगा, क्या कोई कुछ डिफरेंट कंफर्मेशन मिलेगा, यस, यहाँ पे डिफरेंट मिलने वाला है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो CH3 फ्रंट कार्बन को फिक्स करके, देखो यहाँ पे 60 था, आप एक बार वीडियो में देखिए, 0 पे CH3 एक दूसरे के जस्ट पीछे, मैक्सिमम एंगल 60, थोड़ा सा आपका एनर्जी कम हो गया, 120 सॉरी 120 हुआ, पार्शियली इक्लिप्स हो गया, 0 को हम लोग फुल्ली इक्लिप्स बोलेंगे, 60 डिग्री डायहेड्रल एंगल, गॉस, दिस इज कॉल्ड गॉस फॉर्म व्हेन द CH3 ग्रुप्स आर एट 60 डिग्री,
देन अगेन 60 और रोटेट कर दिया तो इसको बोलेंगे पार्शियली एक्लिप्स, दिस इज कॉल्ड पार्शियली एक्लिप्स, राइट। एक बार और 60 पर रोटेट किया, इसको बोलेंगे एंटी कन्फर्मेशन, दिस इज कॉल्ड एंटी कन्फर्मेशन। और यहाँ पे आप देख सकते हैं बल्कि ग्रुप जस्ट एक दूसरे के 180 डिग्री पे है, तो क्या इससे भी कम एनर्जी का कोई पॉसिबल है? बल्कि ग्रुप्स 180 डिग्री पे है, एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है, तो ये मैक्सिमम स्टेबल कन्फर्मेशन होगा ब्यूटेन का, मैक्सिमम स्टेबल। यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन 180 डिग्री, सामने वाला हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन 180 डिग्री, तो सभी ग्रुप्स एक दूसरे के 180 डिग्री पे है, बहुत ही कंफर्टेबल है, कोई रिपल्सन के चांसेस नहीं है। और बॉन्ड्स भी एक दूसरे से दूर दूर है, एटम्स भी दूर है, बॉन्ड्स भी दूर है, ग्रुप्स भी दूर है, तो ये मैक्सिमम स्टेबल कन्फर्मेशन होगा। और ऐसे कन्फर्मेशन को बोलते हैं एंटी कन्फर्मेशन, दिस इज एंटी कन्फर्मेशन, दिस इज मोस्ट स्टेबल, मोस्ट स्टेबल होगा। और ये आपका क्या हो गया? लीस्ट स्टेबल हो गया, फुल्ली इक्लिप्स लीस्ट स्टेबल हो गया, लीस्ट स्टेबल मोस्ट स्टेबल। अब मुझे आप बता सकते हैं कि गॉस फॉर्म और पार्शियली इक्लिप्स में किसकी एनर्जी ज्यादा होगी? ऑर्डर क्या होगा? मोस्ट स्टेबल लीस्ट स्टेबल तो मैंने बता दिया आपको, गॉस फॉर्म और पार्शियली इक्लिप्स में क्या ऑर्डर होगा? स्टेबिलिटी का ऑर्डर। आप क्या बता रहे हैं, एनर्जी का ऑर्डर बता रहे हैं या स्टेबिलिटी का ऑर्डर बता रहे हैं? ठीक है, उस पर हम लोग थोड़ी देर में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। हाँ, वेरी गुड, ठीक है, सही बोला आपने। अब यहाँ पे देखिए, अगर मैंने वापस से 60 पे रोटेट कर दिया तो क्या आपको कुछ डिफरेंट मिलेगा? डिफरेंट एनर्जी का कंफर्मेशन, कोई डिफरेंट एनर्जी का कंफर्मेशन मिलेगा? वापस से 60 रोटेट कर दिया तो ऐसा ही कुछ नहीं आ जाएगा, मतलब जैसी इसकी एनर्जी है पार्शियल इक्लिप्स की, वैसे ही एनर्जी एंटी की होगी। मुझे लग रहा है आपको समझ आ रहा है। और अगेन 60 पे रोटेट किया, ये कुछ यहाँ पे CH3 चला जाएगा, वापस से CH3 किया, यहाँ पे CH3, वापस से CH3 रोटेट किया तो 60 रोटेट किया तो क्या आ जाएगा? गॉस आ जाएगा, यहाँ पे CH3 आ जाएगा, फिर से गॉस आ जाएगा। एक बार CH3 यहाँ पे पहुंचा, एक बार और 60 किया तो यहाँ पे पहुंचा, वापस से गॉस आ गया, और एक बार और 60 किया तो वापस से फुल्ली आपका इक्लिप्स आ गया। क्या ये बात समझ में आ रहा है आप सभी को? तो मेन जो हमारा यहाँ पे फैक्टर है जिस पे हम लोग स्टेबिलिटी डिसाइड कर रहे हैं, बल्कि ग्रुप्स दूर दूर होने चाहिए, इसमें एकदम एक दूसरे के बहुत ही क्लोज है, बहुत ही ज्यादा चांसेस है रिपल्शन के, इसलिए लीस्ट स्टेबल होगा। फुल्ली इक्लिप्स लीस्ट स्टेबल मींस मैक्सिमम एनर्जी, बिकॉज एनर्जी एंड स्टेबिलिटी आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और इसके बाद आपका गॉस फॉर्म आएगा, थोड़े दूर हुए, एंटी फॉर्म में बिल्कुल ही दूर हो गए, और पार्शियली इक्लिप्स में भी इससे ज्यादा दूर हो रहे हैं, राइट। अब यहाँ पे देखिए ऑर्डर देखते हैं एक बार। सो ब्यूटेन, यहाँ पे हम लोग दो टाइप के स्ट्रेन के बारे में डिस्कस करेंगे, टॉर्जनल स्ट्रेन एंड वैन डर वाल स्ट्रेन। क्या आप सभी को स्क्रीन दिखाई दे रहा है क्लियरली? कैन यू रीड दैट? ओके, सो फुल्ली एक्लिप्स में क्या हुआ? CH3 एक दूसरे के जस्ट पीछे। टॉर्जनल स्ट्रेन क्या होगा? टॉर्जनल स्ट्रेन मैक्सिमम होगा, एग्री कर रहे हैं आप सभी लोग? टॉर्जनल स्ट्रेन मैक्सिमम, टॉर्जनल स्ट्रेन मींस बॉन्ड्स के बीच का स्ट्रेन, बॉन्ड्स, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, बीपी रिपल्शन को टॉर्जनल स्ट्रेन बोलते हैं। और यहाँ पे क्या है? ग्रुप्स एंड ग्रुप्स के बीच का रिपल्शन को वैन डर वाल स्ट्रेन बोलते हैं। सो टॉर्जनल स्ट्रेन भी मैक्सिमम, वैन डर वाल स्ट्रेन भी मैक्सिमम, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? स्टेबिलिटी मिनिमम हो जाएगी, मिनिमम स्टेबिलिटी, मिनिमम स्टेबिलिटी, राइट। देन उसके बाद गॉस फॉर्म आ गया, जिसमें आपका CH3 बल्कि ग्रुप 60 डिग्री के एंगल पे है, इसको गॉस फॉर्म बोलेंगे। गॉस फॉर्म में टॉर्जनल स्ट्रेन एब्सेंट होता है। देखो यहाँ पे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जब आपका एंगल 60 या 60 से ज्यादा हो, जब एंगल 60 या 60 से ज्यादा हो तो बॉन्ड्स के बीच में रिपल्शन नहीं होता है, मतलब इतना कम रिपल्शन होता है कि उसको हम लोग इग्नोर कर देते हैं।
क्या ये बात समझ में आ रहा है? तो 0 पे तो बॉन्ड्स एक दूसरे के जस्ट पीछे होंगे, और जब 60 पे होते हैं बॉन्ड्स, 60 डिग्री के डायगोनल एंगल पे होते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्शन कम होता है, जिसको हम लोग इग्नोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे बोला एब्सेंट, मतलब यहाँ पे टॉर्जनल स्ट्रेन एब्सेंट है। वंडरवॉल स्ट्रेन होगा क्या? हाँ होगा, लेकिन पहले से कम होगा, ऐसा बोल सकते हैं। पहले एक दूसरे के जस्ट पीछे थे CH3, अभी यहाँ पे क्या बोलेंगे, प्रेजेंट बट बिटवीन 2 CH3 ग्रुप्स। क्या ये बात समझ में आ रही है? वैंडरवॉल स्ट्रेन अभी भी होगा, क्योंकि CH3 को काफी ज्यादा स्पेस चाहिए होता है। तो CH3 का हम लोग डायग्राम बनाएंगे तो ऐसा कुछ होगा, और दूसरा वाला CH3 ऐसा होगा। तो गॉस फॉर्म में भी एक दूसरे को अप्रोच करेंगे, बट पहले से थोड़ा कम रिपल्शन होगा। क्या ये बात समझ में आ रहा है? क्लियर? तो यहाँ पे वैंडरवॉल स्ट्रेन इधर भी होगा, बट लेस देन फुल एक्लिप्स। पार्शियल एक्लिप्स थोड़ा 60 डिग्री पे और रोटेट किया, पार्शियल एक्लिप्स आ गया। टॉर्जनल स्ट्रेन, टॉर्जनल स्ट्रेन क्या यहाँ पे टॉर्जनल स्ट्रेन होगा पार्शियल एक्लिप्स में? मैं बॉन्ड्स की बात कर रहा हूँ, बॉन्ड तो अभी भी एक दूसरे के पीछे है। टॉर्जनल स्ट्रेन होगा या नहीं? टॉर्जनल स्ट्रेन होगा ना? बात समझ में आ रहा है? टॉर्जनल स्ट्रेन का मतलब बॉन्ड पेयर रिपल्शन, तो अभी भी बॉन्ड पेयर रिपल्शन होगा, यस। और आपका वैंडरवॉल स्ट्रेन, वैंडरवॉल स्ट्रेन क्या होगा? यहाँ पे भी होगा, बट पहले से कम होगा, पहले से कम होगा, दूर होते जा रहे हैं। और जब 180 पे CH3 आ जाएंगे, तो हम लोग बोलेंगे कि वैंडरवॉल स्ट्रेन एब्सेंट है, क्योंकि एक जस्ट ऊपर है और दूसरा नीचे है। यहाँ पे रिपल्सन की कोई भी चांसेस नहीं है। एक नॉर्थ साइड में जा रहा है, दूसरा साउथ साइड में जा रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। यहाँ पे वैंडरवॉल स्ट्रेन जब 180 डिग्री पे ग्रुप्स होंगे तो एब्सेंट होगा, राइट। और अगर हम यहाँ पे टॉर्जनल स्ट्रेन की बात करें, तो टॉर्जनल स्ट्रेन तो मैंने ऑलरेडी बता दिया, 60 पे टॉर्जनल स्ट्रेन नहीं होता है, एब्सेंट बोलेंगे। तो इसका मतलब एंटी फॉर्म में टॉर्जनल स्ट्रेन भी एब्सेंट है और वैंडरवॉल स्ट्रेन भी एब्सेंट है। बॉन्ड पे रिपल्शन भी एब्सेंट है, ग्रुप्स के बीच का रिपल्शन भी एब्सेंट है। दैट्स व्हाई एंटी फॉर्म इज मोस्ट स्टेबल। क्या ये बात समझ में आ रहा है? So why antiform is most stable? So reason is टॉर्जनल स्ट्रेन इज एब्सेंट एंड वैंडरवॉल स्ट्रेन इज एब्सेंट। दिस इज, इस टाइप के लैंग्वेज में आपको लिखना होगा अगर बोर्ड में आ रहा है तो, राइट। बोर्ड में ये क्वेश्चन आता है तो आपको ऐसा लिखना होगा that in antiform both torsional and van der Waals strains are absent, that's why it is most stable out of all conformations of butane, right. next is E में आपका अगेन फ्रंट कार्बन को फिक्स करके थोड़ा सा और 60 रोटेट किया, तो ये CH3 इधर पहुंचेगा कहीं पे। देखिए यहाँ पे 60 इधर किया, क्लॉकवाइज ही कर रहे हैं हम लोग, CH3 यहाँ पे पहुंच जाएगा। इसको भी क्या पार्शियली इक्लिप्स ही बोलेंगे, इसको भी पार्शियली इक्लिप्स ही बोलेंगे। क्या इन दोनों की एनर्जी में कोई डिफरेंस है? नहीं, बोथ हैव सेम एनर्जी, एनर्जी सेम ही है। यहाँ पे भी CH3H एक दूसरे के जस्ट पीछे, इधर भी CH3H एक दूसरे के जस्ट पीछे। और उसके बाद अगेन अगर 60 और रोटेट किया, फ्रंट कार्बन को फिक्स करके 60 रोटेट किया, तो यहाँ पे CH3 पहुंच जाएगा। आप कौन सा फॉर्म आ गया, वापस से रिपीट होने लगा। दैट मीन्स 180 के बाद रिपीट हो रहा है। डू यू एग्री विद दिस? 180 के बाद एनर्जी रिपीट हो रहा है, एनर्जी जो है आपका वो सेम ही आ रहा है 180 के बाद। तो 180 के बाद फिर वापस से गॉस फॉर्म आ गया, और 60 और रोटेट करेंगे तो फिर आइडेंटिकल आ जाएगा। तो इसका मतलब स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखिए, स्टेबिलिटी का ऑर्डर इस तरह से बोलेगा आपको, स्टेबिलिटी ऑर्डर इज मैक्सिमम और मिनिमम, तो आपको समझ में आ ही गया होगा, मैक्सिमम और मिनिमम। एंटी इज मोस्ट स्टेबल एंड फुल्ली एक्लिप्स इज लीस्ट स्टेबल, राइट। इतनी बात समझ में आ रहा है आपको? एंटी इज मोस्ट स्टेबल, फुल्ली एक्लिप्स इज लीस्ट स्टेबल, राइट। ये ऐसा ही रहेगा।
और एंटी के बाद जस्ट आपका गॉस फॉर्म आएगा, एंटी के बाद गॉस आएगा, गॉस के बाद पार्शियली इक्लिप्स, देन इक्लिप्स आएगा। So Gauss form is more stable than partially eclipsed. Gauss form is more stable than partially eclipsed. क्या ये बात समझ में आ गया आपको? ये ऑर्डर आपको मेमोराइज करना होगा, ऑर्डर आपको ध्यान रखना होगा। बात समझ में आ रहा है नहीं? Gauss form is more stable than, most stable anti, least stable fully eclipsed. And Gauss form क्या हो जाएगा? हाँ वो तो बताएंगे, वो एक्सेप्शन है। अभी जहाँ पे मैं डिस्कस कर रहा हूँ पहले उधर देखो आप, वो तो एक्सेप्शन है ना। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, एक साथ ही नहीं पढ़ सकते ना सब कुछ। तो ऐसा नहीं बोला मैंने ऑलवेज ऐसा होगा, ठीक है। ऑलवेज एंटी फॉर्म फुल्ली एक्लिप्स से स्टेबल हो ऐसा जरूरी है, ठीक है। 90% केसेस में क्या होगा, एंटी फॉर्म मोस्ट स्टेबल होगा। मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ, ब्यूटेन की बात कर रहा हूँ, ठीक है, ब्यूटेन की बात हो रही है अभी। ब्यूटेन में एंटी फॉर्म मोस्ट स्टेबल होगा, एक्लिप्स फॉर्म लीस्ट स्टेबल होगा, और एंटी के बाद जस्ट गॉस आएगा, गॉस के बाद पार्शियली एक्लिप्स आएगा। क्या यहाँ तक बात समझ में आ गया आपको? Now the question is कि गॉस फॉर्म ज्यादा स्टेबल क्यों है पार्शियल इक्लिप्स से? कोई बताएगा? भाई गॉस फॉर्म एंटी और इक्लिप्स तो इजी है, राइट। गॉस फॉर्म ज्यादा स्टेबल क्यों है? क्योंकि गॉस फॉर्म में टॉर्जनल स्ट्रेन एब्सेंट है। देखिए टॉर्जनल स्ट्रेन एब्सेंट है, क्योंकि जब बॉन्ड 60 या 60 से ज्यादा होते हैं तो रिपल्सन जीरो माना जाता है। बॉन्ड पेयर रिपल्सन जीरो माना जाता है 60 से या 60 से ज्यादा हो। और यहाँ पे पार्शियली इक्लिप्स में क्या टॉर्जनल स्ट्रेन है या नहीं? टॉर्जनल स्ट्रेन अभी भी है, राइट। स्टिल टॉर्जनल स्ट्रेन इज देयर, बिकॉज अब टॉर्जनल स्ट्रेन ये जो CH3 और CH के बीच में लग रहा है, दो बॉन्ड पेयर रिपल्सन लग रहा है, ये जो बॉन्ड एक दूसरे के जस्ट पीछे है। सो दैट्स व्हाई मैं बोल रहा हूँ कि गॉस फॉर्म इज मोर स्टेबल देन पार्शियली इक्लिप्स्ड, क्योंकि गॉस फॉर्म में क्या हो रहा है, गॉस फॉर्म में टॉर्जनल स्ट्रेन एब्सेंट होता है, राइट। सो अभी यहाँ पे हम लोग डायग्राम बना सकते हैं, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम फॉर ब्यूटेन। जब आपका डायड्रल एंगल 0 है, यहाँ पे देखिए इस तरह से हम लोग बनाएंगे डायग्राम। ये डायग्राम आपको बोर्ड में आ सकता है, बोर्ड में पूछा जा सकता है, और जेईई मेंस एडवांस में इसके क्वेश्चंस पूछेंगे। बोर्ड में डायग्राम ड्रॉ करने के लिए पूछा जाएगा, राइट। ये 5 या 4 मार्क्स का आपसे पूछा जा सकता है। सो यहाँ पे क्या होगा, 0 डिग्री पे आपका क्या होगा, CH3 एक दूसरे के जस्ट पीछे है। मैक्सिमम रिपल्शन मैक्सिमम एनर्जी, देन आप थोड़ा सा यहाँ पे फ्रंट कार्बन को फिक्स करके रोटेट किया तो ये आपका गॉस फॉर्म बन गया। गॉस फॉर्म में एनर्जी कम हुई, CH3 दूर जा रहा है, एनर्जी कम हुई, और अभी यहाँ पे एनर्जी कितनी आ गई, 3.8 किलो जूल पर मोल हो गई, राइट। एनर्जी कम हुई, देन अगेन वापस से अगर आपने रोटेट किया तो पार्शियली इक्लिप्स बन गया। पार्शियली इक्लिप्स में अगेन एनर्जी बढ़ गई, क्योंकि मैंने आपको क्या बोला था, एंटी मोस्ट स्टेबल, एंटी के बाद गॉस आता है, गॉस के बाद पार्शियली इक्लिप्स के बाद फुल्ली इक्लिप्स। तो पहले आपका था क्या था आपका फुल्ली इक्लिप्स था। फुल्ली इक्लिप्स से 60 पे रोटेट किया तो गॉस आ गया, तो गॉस से अगेन आपने रोटेट किया तो फिर क्या है आपका पार्शियली इक्लिप्स आया, तो थोड़ी सी एनर्जी बढ़ेगी। और अगेन 60 रोटेट किया, जब 180 पे पहुंच जाएंगे तो मिनिमम एनर्जी हो जाएगी। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? पहले डिक्रीज हुई, देन इंक्रीज हुई, देन वापस से डिक्रीज हुई, ऐसा देखिए आप। अकॉर्डिंग टू दिस क्लियर, पहले डिक्रीज हुई, 60 पे रोटेट किया, डिक्रीज हुई एनर्जी क्योंकि CH3 दूर गए, अगेन 60 पे रोटेट किया, पार्शियली इक्लिप्स एनर्जी बढ़ी, वापस से 60 रोटेट किया तो 180 डिग्री पे आने की वजह से ये मिनिमम एनर्जी हो गई। तो कुछ इस तरह से आपका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनेगा। अगर आपको बोर्ड में आता है तो ये अगर ये आपने इस तरह से ये जो एनर्जी लिखा हुआ है, एनर्जी का अगर आपने वैल्यू नहीं लिखा है तो भी आपको मार्क्स मिलेंगे, बट ये आपको डायग्राम ऐसा ही बनाना है। एंड विच इज मोर स्टेबल, विच इज लेस स्टेबल, ये फाइनल ऑर्डर आपको लिखना होगा। क्या इतनी बात समझ में आ गया? सर इसमें सिर्फ 4 लिखे तो भी चलेगा क्या, कि 240 के बाद तो फिर सिमिलर हो जाता है ना 60 डिग्री के इसलिए जैसा? नहीं,
हाँ, इस उसके बाद नहीं भी लिख सकते हैं, बट थोड़ा सा कंपैरिजन के लिए आगे भी बनाएंगे तो ज्यादा बेटर कंपैरिजन दिखेगा आपको, अच्छा नजर आएगा। क्योंकि अगर आपने 4 ही बनाया तो इसके बाद क्या हो रहा है ये नहीं पता चलेगा, तो इसलिए वो एक्स्ट्रा बनाया तो दैट इसके बाद के क्या चीजें हो रही है वो पता चलेगा। बात समझ में आ रहा है, राइट? तो 4 के बाद वापस से रिपीट हो रहा है, पार्शियल इक्लिप्स, देन अगेन गॉस आया, गॉस के बाद वापस से आइडेंटिकल हो गया। 360 पे किसी मॉलिक्यूल को रोटेट करेंगे तो जाहिर सी बात है आइडेंटिकल होने वाला है। तो यहाँ पे फाइनल एंगल 360 है, तो जैसे पहले था वैसे ही बाद में आ चुका है। क्या ये बात समझ में आ रहा है? कोई प्रॉब्लम नहीं आता? ना यहाँ पे देखिए, आपको एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे बोला कि एन ब्यूटेन एग्जिस्ट एज 3 कन्फर्मेशंस, 3 कन्फर्मर्स, 1 एंटी, 2 गॉस 2 and 4 are mirror images of each other and they are called conformational enantiomers। अगर हम गॉस, जो यहाँ पे 2 गॉस फॉर्म्स बन रहे हैं, क्या वो एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं? क्या वो एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं? यहाँ पे देखिए, आप इस गॉस को देखिए और इस गॉस को देखिए, अगर बीच में आप मिरर रख दें तो क्या ये मिरर इमेज नहीं बनेंगे? CH3 इधर देखिए, राइट? तो हम लोग क्या बोलेंगे, अगर आपसे पूछा है व्हाट इज रिलेशन बिटवीन 2 and 6, इस तरह से क्वेश्चन पूछे आएंगे, तो मिरर इमेजेस को क्या बोलते हैं? नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस को क्या बोलते हैं? अगर इसको जस्ट ऊपर उठा के रखेंगे तो सुपर इम्पोज तो नहीं होने वाला है, तो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस को इनैंशियोमर्स बोलते हैं। बट ये जो इनैंशियोमर है ये ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल इनैंशियोमर्स नहीं है। क्या इसमें कोई कायरल सेंटर है? नहीं। तो ये इनैंशियोमर्स अलग है, इनको हम लोग बोलेंगे कन्फर्मेशनल इनैंशियोमर्स, इनको हम लोग कन्फर्मेशनल इनैंशियोमर्स बोलेंगे, राइट? सो द 2 गॉस फॉर्म्स जो यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहे हैं बाय द रोटेशन, दे आर कन्फर्मेशनल इनैंशियोमर्स टू ईच अदर। नाउ गॉस कन्फर्मेशन 2 and 6 एंड एंटी कन्फर्मेशन आर नॉट मिरर इमेजेस, और अगर मिरर इमेज नहीं है तो उसको डाइस्टेरोमर बोलते हैं, राइट? अगर 2 कंपाउंड्स मिरर इमेजेस है तो इनैंशियोमर बोलते हैं, मिरर इमेज नहीं है तो डाइस्टेरोमर बोलते हैं। बात समझ में आ रहा है आपको, राइट? नेक्स्ट लेक्चर आपका कितने बजे से है? 7:45। ओके, नेक्स्ट इज, अब जैसा मैंने आपको बताया कि एंटी फॉर्म इज मोस्ट स्टेबल एंड फुल्ली एक्लिप्स फॉर्म इज लीस्ट स्टेबल। बट क्या ये हमेशा ऐसा ही होगा? इसमें कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं, मतलब ऐसा हमेशा जरूरी नहीं है कि एंटी फॉर्म मोस्ट स्टेबल हो। 90% केसेस में एंटी फॉर्म ज्यादा स्टेबल होता है, बट कुछ ऐसे केसेस है जिसमें आपका गॉस फॉर्म मोस्ट स्टेबल हो जाता है। इन केस ऑफ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग केस में गॉस से भी ज्यादा स्टेबल होता है। आप यहाँ पे ऑर्डर देखिए, बात समझ में आ रहा है? So always anti-form will be most stable, that is not necessary. It will depend on which type of groups are attached to the carbon bond। जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें, इस मॉलिक्यूल की अगर हम बात करें, फ्रंट कार्बन से फ्लोरीन अटैच है और बैक साइड कार्बन से आपका OH अटैच है, बैक साइड कार्बन से OH अटैच है। अगर आपने 180 डिग्री पे रखा है फ्लोरीन और OH को, और हमें पता है कि फ्लोरीन और OH में ज्यादा रिपल्शन नहीं होगा क्योंकि फ्लोरीन स्मॉल है और OH भी स्मॉल है, तो क्या यहाँ पे उतना ज्यादा इफेक्टिव वैंडरवाल स्ट्रेन होगा जैसा CH3 के बीच में हो रहा था? पहली बात तो ये दोनों स्मॉल है, मतलब उतने ज्यादा रिपल्शन तो नहीं होगा। और दूसरी बात, अगर आपने 180 डिग्री पे फ्लोरीन और OH को रखा है तो हाइड्रोजन बॉन्ड तो नहीं पॉसिबल होगा, क्योंकि 180 डिग्री पे हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाएंगे। ये तो बात समझ में आ रहा होगा आपको। और जब आपके गॉस फॉर्म में होंगे, जब 60 डिग्री पे होंगे, तो OH, हाइड्रोजन और फ्लोरीन एक दूसरे के जस्ट पास आ रहे होंगे, तो वहां पे बहुत ही अच्छा इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगा। और इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनने से किसी भी कंपाउंड के अंदर स्टेबिलिटी आती है।
क्योंकि इस कंपाउंड के अंदर जब इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना तो कितने मेंबर्ड रिंग बन रहा है? हाउ मेनी मेंबर्ड रिंग इज फॉर्म? 1 1 2, एक बैक साइड कार्बन 3 4 5, 5 मेंबर्ड रिंग बन रहा है यहाँ पे। और 5 मेंबर्ड रिंग क्या होता है? 5 मेंबर्ड रिंग अगर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से बन रहा है तो मॉलिक्यूल के अंदर स्टेबिलिटी आती है। तो यहाँ पे बताइए कि इस पर्टिकुलर केस में एंटी ज्यादा स्टेबल होगा या फिर गॉस फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगा? यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा डोमिनेंट है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने से मॉलिक्यूल के अंदर स्टेबिलिटी आती है। जब भी बॉन्ड बनते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है मॉलिक्यूल के अंदर स्टेबिलिटी। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? गॉस फॉर्म एंटी से ज्यादा स्टेबल होगा। बट ये इस टाइप का जो ऑर्डर है ये तभी मिलेगा आपको अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना पा रहे हैं। तो क्या CH3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना पाएंगे? कोई पोलर ग्रुप नहीं है तो CH3 हाइड्रोजन बॉन्ड तो नहीं बना पाते। तो वहां पे हमारा नॉर्मल ऑर्डर आएगा, एंटी ज्यादा स्टेबल होगा गॉस से। बाकी ऑर्डर आपका सेम है, जो आपके थर्ड और फोर्थ नंबर पे जो थे वो सेम ही रहेंगे। जस्ट डिफरेंस क्या रहता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से गॉस पहले आ जाता है एंटी से। फुल्ली एक्लिप्स में हाइड्रोजन बॉन्ड अगर बनेगा तो आप बताइए कि कितना मेंबर रिंग बनेगा? हाउ मेनी मेंबर रिंग्स विल बी फॉर्म? और इसके जस्ट पीछे और यहाँ पे आपका OH हो गया इस साइड में। क्या यहाँ पे रिंग बन पाएगा? फुल्ली एक्लिप्स में रिंग बनेगा, बट यहाँ पे क्या हो जाएगा? टॉर्जनल स्ट्रेन भी तो बढ़ेगा। टॉर्जनल स्ट्रेन बढ़ेगा या नहीं? बताइए। टॉर्जनल स्ट्रेन, तो क्या आप ऐसा बोलेंगे कि फुल्ली एक्लिप्स में हाइड्रोजन बॉन्ड तो बन रहा है बट क्या फुल्ली एक्लिप्स को नंबर 1 पे ले आओगे आप? तो फिर टॉर्जनल स्ट्रेन का कोई रोल नहीं होगा। क्या इसमें टॉर्जनल स्ट्रेन कोई रोल प्ले नहीं करेगा? टॉर्जनल स्ट्रेन भी तो एक फैक्टर है। हम लोग दोनों फैक्टर्स कंसीडर कर रहे हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड भी होना चाहिए और टॉर्जनल स्ट्रेन नहीं होना चाहिए, वही आपका मोस्ट स्टेबल होगा। तो जो गॉस फॉर्म है, गॉस फॉर्म में हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है जिससे स्टेबिलिटी आएगी और साथ में टॉर्जनल स्ट्रेन नहीं हो रहा है। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि 60 या 60 से ज्यादा एंगल होता है तो टॉर्जनल स्ट्रेन 0 माना जाता है। तो इसमें सबसे अच्छा गॉस फॉर्म ही है जो हाइड्रोजन बॉन्ड भी इजीली बना ले रहा है और टॉर्जनल स्ट्रेन भी नहीं है, इसलिए गॉस फॉर्म सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। डू यू एग्री विद दिस नाउ? फुल्ली एक्लिप्स में भी हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकता है बट उसमें फिर टॉर्जनल स्ट्रेन की प्रॉब्लम आ जाएगी, बॉन्ड्स एक दूसरे के जस्ट पीछे हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए एंटी फॉर्म में कोई हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बन सकता है, इसलिए यहाँ पे एंटी फॉर्म लेस स्टेबल हो गया गॉस से। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन इज व्हाट इज द मोस्ट स्टेबल एंड ऑप्टिकली एक्टिव कन्फर्मर अमंग द फॉलोइंग। ठीक है, ये क्वेश्चन बताइए। यहाँ पे 4 कंपाउंड्स दिए गए। व्हाट इज द मोस्ट स्टेबल एंड ऑप्टिकली एक्टिव कन्फर्मर अमंग द फॉलोइंग। मोस्ट स्टेबल कौन है? जिसमें ग्रुप्स दूर दूर हो। वैन डर वाल स्ट्रेन मिनिमम किसमें दिख रहा है? जिसमें बल्कि ग्रुप्स दूर होने चाहिए। या फिर आप ऐसा देख लीजिए कि ऐसा जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड इजीली बन जाए, कोई ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड इजीली बन जाए या फिर बल्कि ग्रुप दूर दूर हो, वो आपका मोस्ट स्टेबल होगा। राइट, विच इज मोस्ट स्टेबल? बताइए, क्या आप सभी को क्वेश्चन दिखाई दे रहा है? मोस्ट स्टेबल एंड ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल, तो इसमें मोस्ट स्टेबल एंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा। करेक्ट आंसर इज सी। इन 4 कंपाउंड से मोस्ट स्टेबल सी है। सी मोस्ट स्टेबल क्यों है? क्योंकि सी में बल्कि CH3 ग्रुप 180 डिग्री पे है जो रिपल्शन प्रोवाइड करते हैं। और दूसरी बात, OH इस तरह से यहाँ पे लगे हुए हैं कि वो हाइड्रोजन बॉन्ड भी अच्छे से बना सकते हैं। क्योंकि OH क्या है? एक आपका हाइड्रोजन ऐसा होगा, क्या यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड इजीली बन जाएगा?
तो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड का भी प्रॉफिट मिल रहा है यहाँ पे, और CH3 बल्कि ग्रुप्स दूर दूर भी है, दैट्स वाई C मोस्ट स्टेबल है। यहाँ पे लेस स्टेबल क्यों हो गया, बी लेस स्टेबल क्यों है, क्योंकि CH3 पास पास है, रिपल्सन के चांसेस ज्यादा है, इसलिए बी मोस्ट स्टेबल नहीं होगा। यहाँ पे CH3 दूर है, ओके दैट इज गुड, बट क्या OH यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं? 180 डिग्री पे है, नहीं बना सकते हैं। CH3 दूर है बट OH हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाएंगे, तो हमें दोनों फैक्टर देखना है, बल्कि ग्रुप दूर होने चाहिए और हाइड्रोजन बॉन्ड भी बनना चाहिए। क्या इतनी बात समझ में आ रहा है आप सभी को? और इस टाइप की पॉसिबिलिटी ओनली सी में ही दिखाई दे रही है, इस टाइप की पॉसिबिलिटी सी में दिखाई दे रही है, हाइड्रोजन बॉन्ड भी बन जाएगा, CH3 दूर भी है, राइट। नेक्स्ट इसमें आपको बोल रहा है ऑप्टिकली एक्टिव कौन है? ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब जिससे प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, कौन सा मॉलिक्यूल है जिससे प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है? प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, ऑप्टिकली एक्टिव की बात कर रहा है। बताइए ऑप्टिकली एक्टिव कौन सा होगा? सबसे पहले तो ये देखते हैं ए की बात करते हैं, क्या ए ऑप्टिकली एक्टिव है? अच्छा, इसमें एक बात तो बोल दिया है कि आपका दोनों ही चीजें सेटिस्फाई होना चाहिए, तो बोला है कि ऑप्टिकली एक्टिव भी होना चाहिए और मोस्ट स्टेबल भी होना चाहिए, ऐसा बोला है। तो ए ऑप्टिकली एक्टिव हो सकता है। ए अगर हम लोग ए में देखें तो ए में सेंटर ऑफ सिमेट्री नजर आएगा क्या? सेंटर ऑफ सिमेट्री इमेजिन कीजिए आप, क्या ए के अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री है? प्लेन ऑफ सिमेट्री आप छोड़ दीजिए, सेंटर ऑफ सिमेट्री देखिए, CH3 180 डिग्री और OH 180 डिग्री। देखिए ऐसा है, सपोज मान लिया मैंने ग्रीन कलर क्या है, CH3 है, तो ग्रीन कलर CH3 क्या है, 180 डिग्री है, ग्रीन CH3 180 डिग्री, और रेड क्या है आपका यहाँ पे OH है, रेड OH है। क्या यहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है? कहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री आएगा? बॉन्ड के जस्ट बीच में, बॉन्ड के जस्ट बीच में। देखिए इधर आपका जिस तरह से इस साइड में मिल रहा है 180 डिग्री पे सेम, यहाँ पे OH मिल रहा है, इधर 180 डिग्री पे OH मिल रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन मिल रहा है, 180 डिग्री पे हाइड्रोजन मिल रहा है। तो इसका मतलब आपका ए जो आपका आइसोमर है, ए के अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री है, सी सेंटर ऑफ सिमेट्री मिल रहा है। क्या ये बात समझ में आ रही है? और सेंटर ऑफ सिमेट्री कहाँ पे प्रेजेंट है? सेंटर ऑफ सिमेट्री बॉन्ड के बीच में प्रेजेंट है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सेंटर ऑफ सिमेट्री इज प्रेजेंट इन ए। तो ए आपका ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा, क्योंकि ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए, प्लेन ऑफ सिमेट्री भी नहीं होना चाहिए। तो इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री आ गया, इसलिए ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। इसी तरह से आप बी सी डी देख सकते हैं, तो बी सी डी में आपको मोस्ट स्टेबल बोला था, मोस्ट स्टेबल भी होना चाहिए और ऑप्टिकली एक्टिव भी होना चाहिए, तो इसके बेसिस पे आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। क्या सी ऑप्शन में सेंटर ऑफ सिमेट्री मिलेगा? नहीं मिलेगा। CH3 तो 180 पे है, बट क्या OH भी 180 डिग्री पे है? OH 180 डिग्री पे नहीं है, तो सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं मिलेगा सी ऑप्शन में। और प्लेन ऑफ सिमेट्री, क्या इसमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री कट कर सकते हो आप? ऐसे कट करोगे तो यहाँ इसके सामने ये नहीं आ रहा है, इस तरह से कट करोगे आप तो इधर है, तो इस साइड में आना चाहिए, नहीं मिलेगा आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं मिल पाएगा आपको। बात समझ में आ रहा है या नहीं? ये तो मैंने इसकी बात कर दी ना, ये गड़बड़ कर दिया मैंने, या कुछ ऐसा होना चाहिए। जो सी वाला ऑप्शन है, सी वाला ऑप्शन इस तरह से होगा। इसमें क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री तो नहीं है, प्लेन ऑफ सिमेट्री कहीं पे आप बना सकते हैं? बताइए मुझे, ये ऐसा है कुछ। हाँ अभी सही है। देखिए यहाँ पे CH3 180 डिग्री पे है और OH देखिए रेड वाले पास पास आ रहे हैं, तो हाइड्रोजन बॉन्ड अच्छा बनाएंगे। क्या यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री बनेगा? बताइए प्लेन ऑफ सिमेट्री बनेगा? कैसे कट करेंगे आप? प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं मिल पाएगा, इससे प्लेन ऑफ सिमेट्री भी नहीं है, so no plane of symmetry, no center of symmetry, that's why it is optically active।
So C is optically active as well as most stable. Okay. तो यहाँ से हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे. दैट्स ऑल फॉर टुडे. मैं आपको नोट्स सेंड कर दे रहा हूँ. आप सभी लोग एक बार रिवाइज कर लेना. जो आज हमने पढ़ा है उसको रिवाइज करना है आपको. ओके, गुड बाय. नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं.